हेलो एवरीवन। मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का जीआईटी का सेकंड वाला पार्ट इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस स्टार्ट करेंगे हम आज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो अपन पढ़ा दूंगा। बस आपको एस्टर में खुद खुद से पढ़ाऊंगा आपको प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। ठीक है, जो इस बुक में नहीं दिया है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये बुक का पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो इस बुक पे एकदम हम जो बुक्स पढ़ते हैं एसआरबी और जो मणिपाल जो पढ़ते हैं सर्जरी के लिए, उसको पूरा छांट छाट के पूरा प्रॉपर जो हमको लिखना है एग्जाम में बस उसी को दिया गया है, तो हमको वही अच्छे से पढ़ना रहता है। ठीक है, तो काफी शॉर्ट में जल्दी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसोफेगस फर्स्ट आता है कि डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है, या फिर हियटस हर्निया क्या होता है, फिर स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है। ठीक है, तो ये सब में अपन पढ़ेंगे, पूरा हर्निया पढ़ लेंगे अपन इसमें। ठीक है, जो भी हमारे इसोफेगस में रिलेटेड है। तो क्या है, द डायफ्रामेटिक हर्निया कैन बी कंजेनाइटल। ठीक है, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और कैन बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो मेनली हमारे एग्जाम में हर्निया का हियाइटिस पूछता है, तो अपन कंजेनाइटल नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा आते हैं। ये कंजेनाइटल हो गया। ठीक है, मैं कैसे करेंगे हियाइटिस हर्निया। ठीक है, क्योंकि एक्वायर्ड है। ठीक है, एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हर्निया। तो अगर एग्जाम में आता भी है कि डायफ्रामेटिक हर्निया आता है, सीधा लिखना कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, और सीधा सीधा आप हियाइटिस में आ जाना। ठीक है, तो हियटस हर्निया और एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हर्निया, तो ये टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रोलिंग और टू पैराइसोफेजल हर्निया। ठीक है, तो पहला क्या आपका स्लाइडिंग हर्निया, दूसरा क्या है रोलिंग हर्निया। ठीक है, हियटस हर्निया को क्या बोलते हैं अपन, और एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। तो स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, हियटस में मोस्ट कॉमन क्या है, स्लाइडिंग हर्निया है। देयर इज एन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन इनटू द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि ना, जो आपका ये है ना, जो आपका ये क्या बोलते हैं डायफ्राम है ना, तो वो डायफ्राम से ना आपका ये कैसे बोल दूं, वो जो मैं बताता हूँ आपको, रुको। इसमें क्या होता है कि स्लाइडिंग में क्या होता है कि ये आपका जैसे कि ये आपका ये इसोफेगस है ना, और इसोफेगस है, और यहाँ पे आपका स्टमक चालू होता है, ऐसे करके स्टमक चालू होता है ये, है ना, और यहाँ पे हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम यहाँ पे। तो स्लाइडिंग में क्या होता है कि ना, यहाँ पे ना आपका स्लाइडिंग में ये ऊपर जा जाता है, मतलब कि ये इसोफेगस जो है ना, दिस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन, मतलब ये आपका ये गैस्ट्रिक है, ये गैस्ट्रिक इसो जंक्शन है, ये हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना, अरे यार सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमारा गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन है। तो स्लाइडिंग में क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, स्लाइड कर गया है, जैसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन इनटू द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। देखिए मेरे सुन के पोस्टीरियर साइड में चल दिया है वो। ठीक है, अपर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। और seen to occur more often with a short esophagus and patient with inguinal hernia। ठीक है, ये मेनली हमें जो दिखाई देता है, वो जिसका इसोफेगस काफी शॉर्ट रहता है तो वो ऊपर चल देता है, जो गैस्ट्रो जंक्शन है वो ऊपर चल देता है, या फिर पेशेंट विद इंगाइनल हर्निया, जो इंगाइनल हर्निया के साथ आते हैं उनमें होता है ये। ठीक है, साइज कोरिलेट विद सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, जितना साइज ऊपर जाएगा उतना सीवियर होगा आपका सिम्टम। ठीक है, जितना कम हो जाएगा तो सीवियरिटी कम हो जाएगा, तो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम से साइज है। और ये हमको कहाँ दिखाई मिलता है, ये जिसका शॉर्ट रहता है इसोफेगस, या फिर जो इंगाइनल हर्निया में उनको रहता है उनको जिन पे ये दिखता है। ठीक है, इसे होता क्या है मेनली कि ये अब हमारा जो गैस्ट्रो जंक्शन होता है इसोफेगस और हमारा स्टमक का, वो जो जंक्शन होता है वो ऊपर चल स्लाइड अपवर्ड अपवर्ड कर, इसका नाम से स्लाइडिंग है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है स्लाइडिंग हर्निया। अब आते हैं रोलिंग। रोलिंग क्या आपका पी इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, जो ट्रू पैराइसोफेजल हर्निया है ये हमारे फीमेल से काफी कॉमन होता है। इसमें होता क्या होता है, हियर द गैस्ट्रोफेजल जंक्शन इज नॉर्मली पोजिशन विद द अपवर्ड हर्निएशन। मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है ना यहीं पे रहता है ये। ठीक है, यहीं पे रहता है, लेकिन होता क्या है मेनली कि ना, जो ये जो आपका है ना, ये ऐसा करके ऐसा जाता है, मतलब हर्निएट कर जाता है, ये वाला पार्ट हर्निएट कर जाता है। ठीक है, वो अपने स्थिर जगह पे है, इस जंक्शन पे ही है वो, लेकिन वो वाला पार्ट हर्निएट करके ऊपर आ गया है, तो इसको बोलते हैं अपन रोलिंग, रोल कर दिया वो। ठीक है, तो रोल कर दिया है। तो here the gastroesophageal junction is normally positioned with upward herniation, मतलब ऊपर herniation कर दिया है of stomach anterior to the esophagus as posteriorly G junction is fixed normally। अब ये देखो, ये अपन डिफरेंस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, ये क्या था आपका जंक्शन कहाँ जाता है, पोस्टीरियर में जाता है, पोस्टीरियर में जाता है ये, है ना पोस्टीरियर में, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा
आपका एंटेरियर में जाएगा, एंटेरियर इसोफेगस, मतलब कि इसोफेगस के सामने, ये यहाँ सामने आ जाएगा वो 100 करके, ठीक है, सामने आ जाएगा क्योंकि पोस्चर नॉर्मल अपनी जगह पे है ना, तो वो फिक्स है, तो आपके 100 कर दिए, एक्स्ट्रा बाहर निकल के आ गया है, ठीक है, तो ये आपका हो गया रोलिंग हर्निया हो गया। और फिर अपन आते हैं हाँ, हमको क्या क्या फीचर्स क्या दिखाई देगा हम लोग को इसमें, आपके इसमें रोलिंग हर्निया इस सब में, जिसका भी हियेटस हर्निया है, आपको ना बहुत ज़्यादा हीट हार्ड बर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ना जैसे कि देखोगे आप कि ये आपका इसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, सॉरी रुको, हम्म, ये आपका इसोफेगस है, ऐसे इसोफेगस है और ऐसे जाके ये आपका ऐसे स्टमक बना है ना, तो ये आपका डायफ्राम है, तो ये वाला जो है ना आपका स्लाइडिंग हो जाए, है ना, या तो स्लाइडिंग हो जाए, ठीक है, स्लाइड हो गया, ऐसे ऊपर स्लाइड हो गया है, या फिर ऐसे रोल हो गया है, तो यहाँ पे जो खाना आएगा ना, जो बोलस आएगा ना, बोलस, जो पे खाना खाओगे ना आप, तो वो यहाँ पे ना स्टोर हो जाएगा, है ना, अब स्टोर हो जाएगा ना, तो वो अब हमारे यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे हमारा हार्ट रहता है, ऐसे अगर हार्ट रहता है, तो हार्ट के सामने क्या होगा, वो एकदम स्टोर रहेगा ना खाना, तो हम लोग को वहाँ पे जलन फील होगा एकदम, जो भी खाएंगे अपन हमें जलन फील होगा वहाँ पे एकदम, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या रहता है हमारा एचसीएल रहता है, तो एचसीएल भी ऊपर चल दिया है ना, तो यहाँ पे एचसीएल एक्टिवेट हो जाएगा, तो एसिडिक रहेगा, तो हार्ट बर्न होगा, ठीक है, हार्ट बर्न होगा, और एपिगैस्ट्रिक और चेस्ट पेन होगा, ठीक है, हाँ, एपिगैस्ट्रिक और चेस्ट पेन भी होगा, और डिस्फेजिया, क्योंकि यहाँ पे खाना जम गया है, तो और खाना खाने का मन नहीं करेगा, और एकदम मतलब कि खाना खाओगे भी ना तो खाना जाएगा नहीं नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 कर गया, यहाँ पे स्लाइडिंग हो गया, तो वो एकदम ऑप्शन फिल करा दिया है वो, ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि एसिड जो है ऊपर चला गया है, तो क्या होगा आपको हार्ट बर्न होगा, ठीक है, फिर एकदम दर्द होगा वहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और चेस्ट बहुत पेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा चेस्ट बहुत पेन होता है, और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा बहुत, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डिस्फेजिया होगा कि खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना नहीं खिलाएगा आपको, ठीक है, ठीक है, आपका रीगजिटेशन, जो भी खाना यहाँ पे खाए हो ना, वो ऊपर चल जाएगा, रीगजिटेशन, ठीक है, ठीक है, आपका पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस, मतलब कि खाना खाने के बाद एकदम फुल फुल महसूस होगा, एकदम फुलनेस, ठीक है, और हेमेटोमेसिस एंड अनीमिया आर आल्सो सीन विद पैरास्फेजल वैटी, क्यों, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, डिस्फेजिया हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमारा ब्लड का कमी हो जा रहा है, ठीक है, और इसमें एक और दिखता है हम लोग को मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि आदमी खाना नहीं खाएगा, डिस्फेजिया फिर चला गया है, तो उसको मैल न्यूट्रिशन, वो खाना नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी लॉस हो जाएगा, और उसका प्रोटीन फैट लॉस हो जाएगा, उसको मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा, पहला फीचर क्या है कि आपको हार्ट बर्न होगा, पहला पॉइंट है ना, हार्ट बर्न होगा, एपिगैस्ट्रिक में पेन होगा काफी, और डिस्फेजिया होगा, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है, हम लोग को पोस्ट पेरेंटल फुलनेस फील होगा, हम लोग को अनीमिया दिख सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन फील हो सकता है, और क्या फील होगा, रीगजिटेशन, वापस खाना ऊपर आ जाएगा, रीगजिटेशन, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो हो गया आपका क्लिनिकल फीचर्स हो गया आपका, है ना, क्लिनिकल फीचर्स हो गया, अब आते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन, अपन क्या करेंगे, तो इसोफेगस है, तो इसोफेगस हम लोग सब में बेरियम सालो टेस्ट कराते ही हैं, ठीक है, तो बेरियम सालो कराएंगे अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो सब अपन पता चल जाएगा, ठीक है, और एंडोस्कोपी कर सकते हो आप, है ना, आप एंडोस्कोप को अंदर डाल के आप चेक करोगे, तो आपको म्यूकोसा का इरोजन मिलेगा आपको, क्योंकि म्यूकोसा जो है ना, म्यूकोसा इस वजह म्यूकोसा है ना, वो आपका एकदम छिल गया होगा, इरोज हो गया होगा, ठीक है, तो एंडोस्कोपी कर दो, और बेरियम सालो टेस्ट कर दो, और मैनोमेट्री, मोटिलिटी डिसऑर्डर इफ को एक्सिस्टेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो मोटिलिटी डिसऑर्डर आप मैनोमेट्री कर लेंगे। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन में, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा आपका, कॉम्प्लिकेशन पहला है आपका माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन, और क्या कैमरल अल्सर, राइडिंग अल्सर, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन मतलब कि इसोफाइजाइटिस, मतलब आपको ना इसोफेगस में आपका हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो हो जाएगा आपका इसोफाइजाइटिस, तो वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो माइक्रोस्कोपी देखेगा, और एक होता है आपका राइडिंग अल्सर, ये क्या होता है, अगर्स ड्यू टू कांस्टेंट एब्रेसिव फोर्स ऑन द स्टमक एज इट रब्स अगेंस्ट द डायफ्रामेटिक हाइटस अप एंड डाउन विद रेस्पिरेशन, ठीक है, ये क्या होगा, आपके स्टमक पे ना अल्सर कॉज होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका हर्निशन है ना, ये ऊपर नीचे होगा ना, तो यहाँ पे आपको स्टमक पे ना, यहाँ पे आपको 100 कर जाएगा, मतलब कि सॉरी अल्सर कॉज करेगा ये, ठीक है, जब रेस्पायर करोगे ना, ऊपर से होगा ये हेटस हर्निया, तो आपको अल्सर कॉज कर सकता है, तो अपन दो पढ़े, एक पढ़े कैमरल अल्सर हो सकता है, और एक माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन में इसोफेजाइटिस हो सकता है, ठीक है, तो इसोफेजाइटिस हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन में, इसोफेजाइटिस हो जाएगा, और कैमरल अल्सर, याद रखना कैमरल अल्सर, क्योंकि आप रेस्पायर करते हो तो ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे वो अल्सर कॉज करेगा। अब आते हैं मैनेजमेंट में आते हैं अपन, ठीक है, मैनेजमेंट में आते हैं, फीचर्स पढ़ लिए, होता क्या है, टाइप्स पढ़ लिया अपन, स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया,
ठीक है, किसमें क्या होगा, शॉर्ट्स इसफेगस इंगुलर हर्निया में दिखता है ये, और साइज कोरेट करता है, और ये आपका पोस्टर भी के पास चलता है, अपर होता है, ये कॉमन होता है, ये फीमेल दिखाया जाता है, रोलिंग वाला, और ये नॉर्मल पोर्शन रहता है, ये एंटर आ जाता है। ठीक है, फीचर्स देख लिया अपन, क्या क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कर लिया अपन, बायोप्सी चालू कर देंगे, एंडोस्कोपी कर देंगे, मैनोमेट्री कर देंगे, कॉम्प्लिकेशन में इसोफेजिस हो जाएगा और कैमरल अल्सर हो जाएगा। अब आते हैं मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट विद एसिड रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोड बाय सर्जरी। वहाँ पे एसिड वहाँ जमा हो गया तो अपन एसिड को रिड्यूस करेंगे, है ना, तो एसिड को रिड्यूस करेंगे। इंडिकेशन ऑफ प्राइमरी सर्जरी, इंडिकेशन क्या है, सर्जरी कराने का समय सर्जरी नहीं कराएंगे अपन, तो सर्जरी किस पे कराएंगे, ऑल पैरा इसोफेजियल हर्निया, अगर हर्निया हो गया है तो अपन कराएंगे हर्निया विथ नैरो ओपनिंग विथ इंटरप्शन ऑफ बेलम फ्लो टू स्टमक। अब बेलम अपन करना चाह रहे हैं कि बेलम फ्लो नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ओपनिंग की उसको पतला कर दिया है, नैरो कर दिया है, तो तब अपन सर्जरी कराएंगे। तो क्या करेंगे अपन कि सैक को एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है, मैश टू बी प्लेस्ड इफ इट डिफेक्ट इज 8 सेंटीमीटर, अगर 8 सेंटीमीटर ज्यादा आपका डिफेक्ट हो गया है तो आप अपन मैश क्रिएट करेंगे और सैक को निकाल देंगे, और क्यूरोप्लास्टी, ठीक है, क्यूरोप्लास्टी डायफ्रामेटिक कूरा आर सुचर टुगेदर टू प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन इनटू द थोरैक्स। ठीक है, हटाओ, पहले क्या याद करो इंडिकेशन क्या है, मेडिकल मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, एंटासिड दे दो आप, है ना, एंटासिड दे दो, और आप क्या बोलते हैं अ, ये पीपीआई दे दो, है ना, पीपीआई दे दो, एंटासिड दे दो, तो इसे दे दो पहले, तो मेडिकल मैनेजमेंट करो, फिर प्राइमरी सर्जरी कब करोगे, जब हर्निया जो है बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, कंस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, और इसोफेगस को नैरो ओपनिंग कर दिया है, और सारे पैरा इसोफेगल हर्निया में, ठीक है, रोलिंग हर्निया में, और फिर क्या करेंगे अपन कि सैक को एक्सरसाइज कर देंगे और मैश को क्रिएट करेंगे। स्लाइडिंग इंगलन हर्निया, व्हेन अ पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द सैक यूजुअली पोस्टीरियर वॉल इज फाउंड बाय विस्कस, द हर्निया इज कॉल्ड स्लाइडिंग हर्निया। क्या बोल रही है, जब ये अलग होता है, स्लाइडिंग इंगुलर हर्निया अलग है, ठीक है, स्लाइडिंग हियेटस हर्निया होता है, स्लाइडिंग इंगुलर हर्निया होता है, तो ये भी आता है आपका इंगुलर हर्निया। तो ये क्या होता है, ये अलग है ना टॉपिक। व्हेन पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द सैक, है ना, वॉल ऑफ द सैक इज फॉर्म्ड बाय विस्कस, द हर्निया इज कॉल्ड स्लाइडिंग हर्निया। इंसिडेंस क्या होता है, ये 2 से 5 होता है, ठीक है, वॉल ऑफ द सैक, सैक का पोस्टीरियर वॉल जो है एक विस्कस प्रोड्यूस कर रहा है, विस्कस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है हर्निया। Pathogenic care. Rising age, increased intra-abdominal pressure and increased obesity are risk factor for as lead to laxity of the tissue. क्या होता है कि जब अपन बूढ़े होते रहते हैं तो अपना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, अब मोटापे बढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, टिश्यू को लैक्सिटी हो जाता है, टिश्यू का तो पतला हो जाता है, एकदम कांटेक्ट नहीं आता वो, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सैक बन जाता है हमारा पोस्टर वॉल में। एज द रेट्रोपेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू बिकम इनफिल्ट्रेटेड विद द फैट and as the muscles and fascia become weaker with age, the posterior parietal peritoneum advance through the ring। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब रेट्रोपेरिटोनियम में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और फैट और मसल्स आ गए हैं तो वो वीक हो जाता है, तो पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम में रिंग के थ्रू वो होता है, ठीक है, स्लाइडिंग इंगुलर हर्निया बनता है। ऑल्सो लूप ऑफ बावेल एंड इवन द मेडिकल लीफ ऑफ द मेसेंट्री में स्लाइड थ्रू द रिंग एंड फॉर्म अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हर्नियल सैक। ठीक है, तो ये मेनली हमारा एब्डो पढ़ रहे हैं अपन अभी, इस वजह से कुछ लेना नहीं है, ये स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया है ना, तो नीचे वाला पार्ट का बोल रहे हैं कि एब्डोमेन प्रेशर बढ़ने के कारण और लूज होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि वो एक हर्निया, एक स्लाइड निकल जाता है, एक सैक निकल जाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ हर्नियल सैक, ठीक है, मिसेंट्री में। तो अगर ऑर्गन्स देखेंगे, अगर राइट साइड में निकल गया तो सीकम, डिसेंडिंग कोलन, अपेंडिक्स, एपेंडिकुलर मिसेंट्री, है ना, ये सब में आपका वो वॉल ऑफ सैक में टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, सीकम में, असेंडिंग कोलन में, अपेंडिक्स में, एपेंडिकुलर मिसेंट्री में, लेफ्ट साइड में सिग्मोइड कोलन, और बोथ में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूनि ब्लैडर, इस सब में आप पोस्टीरियर वॉल कर सकता है। इसका फीचर्स क्या है, मोस्ट कॉमन इन एज मेल, है ना, और हर्निया लॉन्ग ड्यूरेशन यूजुअली रिड्यूसिबल एंड लो इंसिडेंस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये मेनली आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कारण होता है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसका, लार्ज हर्निया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इन ऑलरेडी पेशेंट शुड कॉज सस्पिशन ऑफ स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपका एल्डरली पर्सन में हुआ है लार्ज हर्निया तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग हर्निया हो सकता है। बेरियम एनिमा में रिवील कोलन आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, कैविटी के बाहर कोलन आ गया है, ठीक है, और डायग्नोसिस मोस्ट ऑफन द मेड ऑपरेटिव टेबल, ठीक है, ओटी में बनता है। इसका वो क्या है, एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ स्लाइडिंग इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया यूजुअली इज नॉट मेड अंटिल द सैक इज ओपन, ठीक है, हम ओपन करेंगे तभी जाके सैक ओपन करें तो हम दिखेगा हाँ ये स्लाइडिंग इंगुलर हर्निया है, उससे पहले अपन नहीं बोलेंगे। फॉर दिस रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन ऑल इनडायरेक्ट इंगुलर हर्नियल सैक ऑन द एंटीरियर सरफेस so to avoid opening into bowel which might be forming the posterior wall of sliding hernia, ठीक है, पूरे ऑर्गन्स को निकालेंगे, पूरे ओपन करेंगे इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया सैक को, ठीक है, पूरे को, एंटीरियर सरफेस को, पोस्टीरियर सरफेस को, सबको करेंगे, ठीक है।
एम क्या है कि अपन क्या करना है हम लोग को कि पेट्रोलाइज करना है एक्स्ट्रा पेट्रोल हर्निया ऑर्गन को टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। दो कुछ होता है, एक होता है इंट्रा एब्डोमिनल, होता है इंट्रा एब्डोमिनल, एक होता है आपका इंगनल, ठीक है। तो अ, एक है क्या आपका लारोक्यू टेक्निक, इंट्रा एब्डोमिनल अप्रोच, इन विच पेट्रोल कैविटी इज एंटर्ड अबव द इंटरनल रिंग, ठीक है। पेट्रोल कैविटी पर एंटर करेंगे इंटरनल रिंग के ऊपर, अलाउ एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। क्या कर रहा है ये कि हम पेट्रोल कैविटी में एंटर कर रहे हैं इंटरनल रिंग के ऊपर से, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं और फिर रिपेयर कर देंगे। ये क्या आपका इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल थ्रू जा रहे हैं अपन। और इंगल में क्या है आपका जिमरमैन एंड लॉफन डिस्क्राइब प्लेसिंग अ पर्स स्ट्रिंग सूचर, एक पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स टाइप का ऐसे 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 पर्स टाइप का करके सूचर लगाएंगे अबाउट द नेक ऑफ द सैक, एक्सटेंडिंग एज हाई ऑन द एंटी सरफेस एज पॉसिबल एंड ऑन द पोस्टल साइड, ठीक है। एंटी साइड में पोस्टर लगाएंगे अपन और फिर अपन लोग को पेट्रोल का रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट इनको पुल कर देंगे टुगेदर तो बॉल को ऊपर आ जाएगा वो, और सैक को क्लोज कर देंगे अपन, ठीक है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपका स्लाइडिंग हर्निया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, मेन हिटस हर्निया है तो आप पढ़ लिए अपन। अब आता है डिफाइन पोर्टल हाइपरटेंशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है, तो अपन वो पढ़ते हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास। पोर्टल वेन कैसे बनता है? जो आपका पैंक्रियास का नेक है ना, जो पैंक्रियास है, और यहाँ से हमारा जो ऊपर से नीचे से हमारा आता है सुपर मेसेंट्रिक वेन आता है, दोनों को यहाँ से स्प्लेनिक वेन जा रहा है पैंक्रियास से, या कैसे ऐसा ऐसा करके है, तो यहाँ से स्प्लेनिक वेन जा रहा है और यहाँ से आपका सुपर मेसेंट्रिक वेन आ रहा है, तो ये दोनों जोड़ के एक बनाते हैं, वो होता है आपका पोर्टल वेन होता है, ठीक है। तो पोर्टल वेन होता है ये। तो क्या है आपका, ये क्या है आपका स्प्लेनिक वेन और सुपर मेसेंट्रिक वेन जो है वो जोड़ के जो बना रहे हैं वो बनता है पोर्टल वेन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब क्या है कि आपका जो पोर्टल वेन का जो जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो पोर्टल प्रेशर हायर देन 5 mmHg और 8 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। पोर्टल प्रेशर क्या हुआ है 5 mmHg से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। 8 to 10 mmHg प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर पोर्टोसिस्टेमिक कोल्टेरेशन। और देखो क्या हो रहा है कि जो पोर्टल प्रेशर है वो 5 mmHg से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 5 mmHg से ज़्यादा हो गया है। और 8 से 10 mmHg प्रेशर हमको जरूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, पोर्टोसिस्टेमिक कोलेटरल वहाँ खुल जाता है, ठीक है, कोलेटरल ब्लीडिंग के लिए। अब आते हैं एनाटॉमी क्या है, मतलब कि पोर्टोसिस्टेमिक सर्कुलेशन एनाटॉमी क्या होता है, तो इसका याद करना होता है। तो पहला कहाँ पे हमारा सर्कुलेटर्स खुलता है, ठीक है, कहाँ सर्कुलेटर रहता है पोर्टल हमारा सिस्टम का। एक होता है आपका एक होता है आपका लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में रहता है, ठीक है, लोअर एंड इसोफेगस में रहता है। तो आपका इसोफेजल ट्रिब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, पोर्टल का लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और इसोफेजल ट्रिब्यूटरीज ऑफ हेमी एजागस वेन, ठीक है। आपका हेमी एजागस वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में वो रहता है, उसके साथ में आपका पोर्टोवेन रहता है। एक आपका अम्बलाइकस के थ्रू रहता है, अम्बलाइकस में रहता है, लोअर रेक्टम और एनाकल में रहेगा, रेट्रोपेटोनम में रहेगा और बैक ऑफ द कोलन में रहेगा, ठीक है। कहाँ का रहेगा आपका 5 स्ट्रोक है। पहला आप इसोफेगस याद रख लो, इसोफेगस के पास रहेगा, आपका अम्बलिकस के पास रहेगा, ठीक है। आपका नीचे आओगे तो रेक्टम और एनाकल के पास रहेगा, एक रेट्रोपेटोनम के पास रहेगा और लास्ट आपका कोलन के पास रहेगा, ठीक है, कोलन के पास। तो जो इसोफेगस के पास रहेगा उसमें क्या कौन सा वेन रहेगा, पहला आपका वेन रहेगा हेमीजाइगस वेन रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन रहेगा, जो स्टमक से आता है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन वो रहेगा। और फिर नीचे आते हैं अपन अम्बलिकस, अम्बलिकस में क्या रहेगा आपका पैरा अम्बिलिकल वेन रहेगा, पोर्टल का देखो एक पोर्टल का है और एक सिस्टमिक का है। तो पैरा अम्बिलिकल वेन रहेगा वो पोर्टल का रहेगा और ये आपका सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन रहेगा वो सिस्टमिक का रहेगा, ठीक है। तो पैरामीटर वेन रहेगा और सुपर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन रहेगा वो सिस्टमिक का है, ये सिस्टमिक का है और पोर्टल का पैरामीटर वेन है। इसमें आपको इसफेजल जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन रहेगा वो पोर्टल का है और हेमिगैस्ट्रिक वेन रहेगा वो सिस्टमिक का है, ठीक है। आते हैं लोअर रेक्टम में, तो जो सुपर रेक्टल वेन है वो पोर्टल रहेगा और मिडिल और इंफीरियर वेन जो रहेगा वो सिस्टमिक रहेगा, ठीक है। और रेट्रोपेटल में क्या होगा, जो सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो पोर्टल रहेगा इसमें, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। अम्बलिकस से सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन सिस्टमिक था, लेकिन रेट्रोपेटल में सुपीरियर इंफ्लेमेटिक वेन पोर्टल है और जो सब डायफ्रामेटिक वेन है वो सिस्टमिक है, ठीक है, रेट्रोपेटम में। आप बैक को कोलन में आएंगे तो राइट और लेफ्ट कोलिक वेन पोर्टल रहेगा और राइट और लेफ्ट रीनल वेन सिस्टमिक रहेगा, रीनल वेन और कोलिक वेन, ठीक है। कोलन तो कोलिक, रेट्रोपेटोनियम तो सुपर इंफेरियर मेसेंट्रिक, रेक्टम में आपका सुपर रेक्टल, अम्बलिकस में अम्बलाइकल, स्पेशल में लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। पैथोलॉजी में आते हैं, तो होता क्या है मेनली क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो पोर्टल वेनस रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है, इंक्रीज पोर्टल वेनस रेजिस्टेंस इज द मेन एटियोलॉजी, ठीक है। कॉज में आते हैं क्यों हो सकता है, तो 3 कॉजेस के, प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। क्या है, प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। तो प्री हेपेटिक में क्या होगा आपका स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस,
है ना। आपका अगर आपका जो स्प्लेनिक वेन है वहाँ पे अगर थ्रोम्बोसिस हो गया है तो फिर आपका क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका कहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि स्प्लेनिक वेन से ही बन रहा है ना आपका वो पोर्टल वेन जो बन रहा है स्प्लेनिक वेन और सुपरमेसेंट्रिक वेन से। तो अगर आपका स्प्लेनिक वेन प्री हेपेटिक लिवर से आने के पहले में कुछ दिक्कत हो रहा है तो स्प्लेनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, ठीक है। स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस के कारण होता है ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अब आते हैं इंट्राहेपेटिक, प्री हेपेटिक हो गया, अब आते हैं इंट्राहेपेटिक। ये क्या है, प्री साइनोसोइडियल है ना। तो आपको सिस्टोसोमाइसिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया हो गया है, आपको हेपेटाइटिस हो गया है, माइलोइडोसिस हो गया है, विल्सन डिजीज है ना, सार्कोइडोसिस, ये सब हो गया। आपको क्या क्या हो गया है, याद रख लो, सिस्टोसोमा का डिजीज हो गया है, ठीक है। प्री साइनोसोइडल हो गया ये सिस्टोसोमा। और भी है इसमें देखो, स्प्लिनिक विंगर थ्रोम्बोसिस हो गया है, पोर्टल विंगर थ्रोम्बोसिस हो गया है, क्योंकि पोर्टल विंगर थ्रोम्बोसिस हो गया है। और आपका हो जाएगा कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोर्टल विंग, इसको हटाओ। अब ये याद रखते हैं, पोर्टल विंग का हो गया है और स्प्लिनिक विंग का हो गया है, प्री हेपेटिक, ठीक है। अब आते हैं इंट्राहेपेटिक, मतलब लीवर में क्या दिक्कत आ रहा है, तो लीवर में क्या है आपका, इंट्राहेपेटिक में सिस्टोसोमा हो गया है ना, सिस्टोसोमा। प्री साइनस में साइनसोइडल में अभी साइनसोइडल में नहीं आया है, उसके पीछे ही है। तो आपका सिस्टोसोमा डिजीज कर गया है, आपका हेपेटाइटिस फोकल नोडल हाइपरप्लेजिया हो गया है। और आपका क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस डिजीज हो गया है, हेपेटाइटिस बी और सी जो डिजीज हो गया है ना। विल्सन डिजीज हो सकता है, विल्सन डिजीज हो गया है। और मेटाबॉलिक स्टोर डिजीज हो गया है, मेटाबॉलिक स्टोर डिजीज हो गया है, फोकल हो गया है, सिस्टोसोमासिस हो गया है, और आपको अमाइलोइडोसिस हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन, ये तो हो गया आपका इंटरबॉडी का आ जाएगा, ये था आपका प्री साइनोसोइडल था। अब आते हैं साइनोसोइडल में आते हैं, इसमें क्या आपका सिरोसिस, आपको आपका पूरा अल्कोहल सिरोसिस हो गया, आपको एक्टिव फैटी फीवर हो गया, ये आपका साइंस में कॉज कर रहा है, ठीक है। और भी इसमें स्प्लीनिक एवी फिस्टुला, आपका स्प्लीनिंग में एवी फिस्टुला बन गया है, और ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली हो गया है, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन बढ़ गया है, तब आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। और इस पे क्या आपका पोस्ट प्री पढ़ लिए, साइंस वाला पढ़ लिए, और पोस्ट पोस्ट में क्या है, वीनो ऑकल्सिव डिजीज, वीनो ऑकल्सिव डिजीज हो गया आपका, जो वीन्स है वो ऑकल्सिव हो गया है। अब पोस्ट में आते हैं, पोस्ट में क्या आपका बुरचाइल्ड सिंड्रोम, बुरचाइल्ड सिंड्रोम क्या होता है आपका, हेपेटिक वीन में थ्रोम्बोसिस होता है, हेपेटिक वीन थ्रोम्बोस हो जाता है, ठीक है, बुरचाइल्ड सिंड्रोम। और क्या आपका कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, ठीक है, बुरचाई सिंड्रोम। और फिर क्या आपका कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो प्री हेपेटिक हो गया, इंट्राहेपेटिक हो गया, पोस्ट हेपेटिक हो गया। प्री पढ़ लिया अपन, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ लिए, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ लो, स्प्लीनोमेगाली हो गया आपका, और स्प्लीनोमेगाली हो गया है, और एक आपका स्प्लीनिक में एवी फिस्टुला बन गया, ठीक है। ये हो गया प्री हेपेटिक। इंटरमेडिएट प्री साइनोसॉइडल और पोस्ट साइनोसॉइडल। प्री में क्या होगा आपका, सिस्टोसोमा का वो करा दो, इन्फेक्शन करा दो, है ना। और हेपेटाइटिस करा दो आप, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया करा दो, ठीक है। और फिर विल्सन डिजीज करा दो, ठीक है। और फिर साइनोसॉइडल में क्या होगा, सिरोसिस करा दो, फैटी लिवर करा दो। और पोस्ट में क्या आएगा आपका, वीनो ऑपोजिट डिजीज हो जाएगा। अब आते हैं पोस्ट हेपेटिक, तो बूट सिंड्रोम करा दो, इसमें हेपेटिक आर्टरी में आपका हेपेटिक वीन में हो गया, ये हेपेटिक वीन थॉमस हुआ है, पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस करा दो, और इस वगैरह क्या होगा, वेव करा दो, ठीक है। तो दो याद रखते हैं अपन, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस और बूट सिंड्रोम पोस्ट हेपेटिक में। फैक्टर्स लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ये क्या पढ़े अपन अभी, कि कॉज क्या है, क्यों हो रहा है अपना ये पोर्टल हाइपरटेंशन, क्यों कॉज हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते अपन फैक्टर लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन, इंक्रीज पैसिव रेसिस्टेंस सेकेंडरी टू फाइब्रोसिस एंड रीजेंटिव नोड्यूल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है इसलिए हो रहा है। इंक्रीज हेपेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, ठीक है। हेपेटिक आपका वीन में वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ गया है बाय नॉन एपिनेफ्रिन एंडोथेलिन और ह्यूमरल वैसोकंस्ट्रिक्टर। इंक्रीज पोर्टल विनस इनफ्लो, इंक्रीज पोर्टल विनस इनफ्लो सेकेंडरी टू हाइपोडायनेमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिखाई देगा, देखते हैं अपन, ठीक है। हमको क्या क्या दिखाई देगा अगर पोर्टल हाइपरटेंशन का एक पेशेंट है, हमको क्या दिखाई देगा। सबसे पहले आएगा स्प्लीन मेगाली, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, स्प्लीन जो है वो थ्रोम्बोसिस हो गया है। थ्रोम्बोसिस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्प्लीन तो वर्क कर रहा है अपना, तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाए, स्प्लीनो मेगाली हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में स्प्लीन मेगाली। सिम्टोमेटिक स्प्लीन मेगाली का मैनिफेस्ट अर्ली सैटिस्फैक्टरी, ठीक है, एकदम जल्दी, एकदम उसको भूख लगेगा, ज़्यादा भूख लगेगा उसको, और आपको अपर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होगा, डायरिया होगा, और पुअर गैस्ट्रिक एम्पटाइम, देखिए खाना अच्छे से उसको एम्पटाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अर्ली सेरेटी हो जाएगा, उसको डायरिया होगा, उसको बहुत तो वहाँ पे दर्द होगा, है ना, हैवीनेस फील होगा, अपर एब्डोमेन हैवीनेस फील होगा, और काफ़ी जल्दी भूख लगेगा उसको, और उसको क्या बोलते हैं, डायरिया फील होगा, उसको डायरिया होगा, और अपर पुअर गैस्ट्रिक एम्पटाइम, ये तो आपका हो गया स्प्लीनोमेगाली। दूसरा क्या आपका इसोफेजल वेरिसेस, ठीक है। तो इसोफेजल वेरिसेस क्या होता है, 30% ऑफ पेशेंट विद कंपनसेटेड सिरोसिस एंड 60% पेशेंट विद डिकम्पनसेटेड सिरोसिस हैव वेरिसेस। मतलब कि इसोफेजल में ना आपका ना ब्लीडिंग हो जाएगा, वेरिसेस बन जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जो
सिरोसिस में कंपनसेटेड रहते हैं उसमें 30% पेशेंट में दिखता है, और जो डिकम्पनसेटेड है उसमें 60% दिखता है, ठीक है। 30% ऑफ दिस ब्लीड समटाइम इन द लाइफ, ठीक है, कभी ब्लीडिंग भी करता है इस वजह से वायरसेस, ठीक है। अब आते हैं असाइटिस, असाइटिस भी होता है इसमें, ठीक है। हाइपोएल्बुमिया, तो वही हाइपोएल्बुमिया हुआ तो इडिमा हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा, है ना। और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एट इटोलॉजी, और इंक्रीज लिम्फेटिक ट्रांसड्यूरेशन। अब बावेल वॉल कंजेशन इडिमा, तो इडिमा इडिमा हो जाएगा तो आपका मालाजुशन हो जाएगा, ठीक है। और डिस्पेप्सिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया और मालाजुशन। तो अपन 4 पढ़े, पहला क्या पढ़े, फिल्म वगैरह दिखेगा आपको, इसोफेगस में आपको वाइसिस हो जाएगा, आपको असाइटिस असाइटिस आपको मिल सकता है, और आपको इडिमा मिल सकता है, ठीक है। इडिमा फिर बावल वॉल में कंजेशन मिल सकता है। अगर स्पिन वाला मिले तो कैसे कैसे रहेगा पेशेंट, उसको जल्दी खाना भूख लगेगा, उसको उसका एमटेंग गड़बड़ रहेगा, डायरिया होगा उसको, और उसको क्या बोलते हैं, डायरिया होगा उसको, वहाँ पे अपर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका कि इस वजह वायरसेस, उसमें क्या आपका वो ये 30% की 30% डिकम्पोजिशन में आता है, 60% कंपोजिशन में आता है, ये ब्लीडिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं एसाइटिस पे। एसाइटिस क्या होता है कि आपको वही हाइपो एल्यूमिनिया हो गया है, प्रोटीन लॉस हो गया है, तो इडिमा हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर इंटेक जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, और एब्जॉर्ब बढ़ गया है। फिर आते हैं अपन इडिमा और बावल में कंजेशन, जैसे कहाँ क्या होगा, खाना नहीं खाएगा वो माल आजुशन हो जाएगा, माल आजुशन दिखेगा, डिस्पेप्सिया और एंडेक्सिया। ये तो हो गया आपका पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ लिए अपन, क्लिनिकल पढ़ लिए, ठीक है, क्लिनिकल पढ़ लिए, और इसका टाइप्स पढ़ लिए, कॉज पढ़ लिए, प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक पढ़ लिए। पैथोलॉजी पढ़ लिए अपन कि पोर्टल वेनस से रेजिस्टेंस हो जाता है, कहाँ कहाँ पे पोर्टल सिस्टम सर्कुलेट करता है वो पढ़े अपन, ठीक है, लिख के आएंगे। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, पोर्टल वेन होता क्या है, ठीक है। तो ये तो हमारा पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ लिए। अब फिर आपका क्या है, एक्यूट इसोफेजियल वारिसल हेमरेज, ठीक है। अगर आपका वो हो रहा है इस वजह वाइसिस, मैं आपका इस वजह में ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो आप कैसे उसको ठीक करोगे, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में आपका ना ये एक क्वेश्चन देखा है, तो ये आपका उसका है, उसका क्या बोलते हैं, आपका लिवर में आता है, लेकिन साथ में आपको ब्लीडिंग वाइसिस का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपका लिवर इसोफेगस दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो आपका पढ़ लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए, देख लिया अपन। अब आते हैं अपन कि इसोफेजियल वाइसिस हेमरेज हो गया है, मतलब आपका ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप कैसे आपको ठीक करोगे। तो वाइसल हेमरेज इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ सीरोसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ सीरोसिस। तो ये सीरोसिस में होता है, मेनली आपका दिखता है 30% पेशेंट विथ कंपनसेटेड सीरोसिस एंड 60% पेशेंट विथ कंपनसेटेड सीरोसिस है वेरिसेस, वही ऊपर पढ़े अपन, ये देखो ये है ना, 30% पेशेंट में कंपनसेटेड सीरोसिस और 60% पेशेंट विथ डिकम्पनसेटेड सीरोसिस, ठीक है। 30% ऑफ दिस ब्लीड समटाइम्स इन द लाइफ, 30% लोग जो ब्लीड कर सकते हैं, 1/3 ऑफ दोस हु ब्लीड डाई, ठीक है, उसमें से 1/3 जो होता है वो मर जाते हैं ब्लीडिंग करते हैं, तो ऑफ द रिमेनिंग 70% हैव रीब्लीडिंग एपिसोड, बाद में रीब्लीडिंग करते हैं वो लोग। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज हाईएस्ट इन फर्स्ट फ्यू डेज एंड डिक्रीज देयर आफ्टर, ठीक है। जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो आपके फर्स्ट फ्यू डेज में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बाद में कम हो जाता है। अब आते हैं कि अपन मैनेज कैसे करेंगे स्टेप, ठीक है। सबसे पहले ब्लीडिंग वाइसेस हो रहा है आपको, है ना, ब्लीडिंग वाइसेस हो रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, फ्लूइड लॉस हो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो आप उसको करना है रीसब्स्टिट्यूशन करना है आपको, रीसब्स्टिट्यूशन। तो उसको फ्लूइड दोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करोगे आप, है ना, और एसिडोसिस करेक्शन करोगे, ठीक है। अगर एसिडोसिस हो गया उसको, तो आप वो सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, तो आप वो उसको ठीक करोगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोगे उसको, न्यूट्रिशन दोगे। रूल आउट कोगुलोपैथी, ठीक है, अगर विटामिन की कमी हो गया, पेट कमी हो गया है, तो उसको आप ठीक करोगे और प्रिवेंट करोगे, एंसेफेलाइटिस प्रिवेंट करोगे, ठीक है। तो रूल आउट आपका पहले क्या करना है, आपको रिसब्स्टिट्यूशन करना है, दूसरा क्या आपको रूल आउट कोगुलोपैथी करना है, तीसरा क्या आपका, तीसरा क्या आपका फार्माकोथेरेपी, और आप क्या दोगे इसमें, ड्रग्स दोगे, ठीक है, ड्रग्स। पहले तो अपन न्यूट्रिशन दे दिए, सब दे दिए, और फिर अपन रूल आउट कर दिए कि प्लेटलेट कम नहीं हो गया है, आपका क्या बोलते हैं विटामिन की कमी तो नहीं हो गया है, उसको अपन ठीक करेंगे। फिर अपन ड्रग्स देंगे, ड्रग्स क्या देंगे, वासोप्रेसिन, ठीक है, क्या देंगे, वासोप्रेसिन। फिर क्या देंगे, सोमेटोस्टैटिन ऑक्टेराइड, बीटा ब्लॉकर दे देंगे, और एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फार्माकोथेरेपी। वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन क्या करता है, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग का वासोप्रेसिन क्या कंस्ट्रिक्ट कर देगा, वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। दो की तरफ दो देते हैं अपन, 0.2 देते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है स्प्लैनिक सर्कुलेशन का। 0.2 यूनिट देते हैं अपन डिसॉल्व इन 200 ml और 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। इसका नुकसान क्या है कि ये ना कॉलिकी एब्डोमिनल पेन कराता है, बहुत दर्द कराता है, और डायरिया हो सकता है आपको, डायरिया, ठीक है।
और आपको एंजाइना पेन होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइना पेन होगा आपको, तो ये एल्डरली में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अपन नहीं देते इसको, ठीक है। और ये सिर्फ एक टेम्परेरी कंट्रोल का आता है, ब्लीडिंग का टेम्परेरी कंट्रोल का आता है। तो मैकेनिज्म क्या है कि वास्तव कंस्ट्रक्ट कर दे रहा है, 0.2 ml यूनिट देते हैं अपन 5% डेस्टोज में। लेकिन इसे अपन इसका नुकसान क्या है कि ये आपका आपका एंजाइना का आता है, चेस्ट पेन का आता है आपको, तो ये एल्डरली में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और ये टेम्परेरी बस का आता है, और ये कॉलिकी एब्डोमिनल पेन का आता है, और डायरिया का आता है, ठीक है। कॉलिक एब्डोमिनल पेन और डायरिया का आता है। अब आता है सोमेटोस्टैटिन, ये क्या करता है, लोअर द इंट्रावाइसरल प्रेशर, ठीक है। ये आपको क्या करता है, प्रेशर को कम करता है विदाउट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट, इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका क्या है कि हम खाने साथ देते हैं 50 mg फॉलोड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ 50 mg पर आवर 24 आवर्स, ठीक है। तो 50 mg खाने के साथ देंगे अपन, बोलोस 50 mg देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन्फ्यूजन कराएंगे 50 mg, ठीक है। अब आते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। बीटा क्या करता है, वो कार्डियक आउटपुट को कम करता है। हम पढ़े थे बीटा क्या करता है, वो कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है। बीटा जो है वो बीटा एगोनिस्ट क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, लेकिन बीटा ब्लॉकर क्या करता है, कम करता है। और वो क्या करेगा, सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव सर्कुलेशन को भी कम कर देगा। तो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड कम फ्लो आएगा, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन 20 से 60 mg देते हैं अपन। और ये क्या करता है, 40% ब्लीडिंग उसको कम करता है, लेकिन ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। अगर ब्लीड स्टार्ट हो गया तो फिर गया आदमी। अब क्या आपका एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड टू प्रिवेंट सेप्सिस ड्यू टू इम्पेयर्ड गट बैरियर फंक्शन एंड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द गट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे पेट में बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज ना कर दे, ब्लड में सेप्सिस ना हो जाए, इसलिए अपन एंटीबायोटिक्स तुरंत दे देंगे अपन। तो क्या क्या दिया फार्माथेरेपी में, क्या दिया अपन, पहले क्या देंगे, वासोप्रेसिन, ठीक है। फिर क्या देंगे अपन, स्वाटोस्टैटिन। और फिर क्या देंगे अपन, वासोप्रेसिन, स्वाटोस्टैटिन। वासोप्रेसिन क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को। स्वाटोस्टैटिन क्या कर रहा था, वो आपका जो इंटरवाइसल प्रेशर है उसको कम करा था, है ना, इंटरवाइसल प्रेशर को कम करा था। और बीटा ब्लॉकर क्या कर रहा था, कार्डियक आउटपुट कम करा था। और एंटीबायोटिक क्या करा था, सेप्सिस को रोक रहा था, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। अंदर जाके अपन क्या करेंगे, वाइसिस को ठीक करेंगे, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, ठीक है। पहला उसको ठीक वो किए अपन, रिससेशन किए। दूसरा अपन उसका क्या बोलते हैं, प्लेटलेट का वो सब डिसऑर्डर देख लिए, है ना, मतलब कि रूल आउट कर दिए। और तीसरा अपन फार्माथेरेपी दिया। फोर्थ अपन एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट करेंगे। उससे पहला आता है आपका, पहला क्या आएगा आपका, स्क्लेरोथेरेपी, फिर लोकल कॉम्प्लेक्स, सॉरी यार, हाँ, स्क्लेरोथेरेपी, और फिर आपका बैंड लाइगेशन, ठीक है। दो ही है, ठीक है। तो स्क्लेरोथेरेपी है और बैंड लाइगेशन है। तो आता है स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है, तो इंट्रावायरसियल और पैरावायरसियल इंजेक्शन देते हैं अपन, ठीक है। इंट्रावायरसियल में कि फिर पैरावायरसियल इंजेक्शन देंगे, स्क्लेरोसेंट 103 मिली स्क्लेरोसेंट देंगे। क्या देंगे, एंडो इतने इथैलोमाइन ओलिएट, इथैलोमाइन ओलिएट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ना विनस चैनल्स को ऑक्लूड कर देता है, ठीक है। विनस चैनल को ऑक्लूड कर देता है। मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वो सेशन रिक्वायर्ड होता है, ये ब्लीडिंग कंट्रोल कर देता है। कौन है ये, स्क्लेरोथेरेपी है, ठीक है। अबाउट 50% रीबिल्ड, लेकिन आप 50% वापस रिबिल्ड करते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब देखो हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं, एंडोस्कोप घुसा रहे हैं अंदर, है ना, तो वो अल्सरेट हो सकता है, वहाँ पे, वहाँ स्ट्रक्चर बन सकता है ना, वहाँ पे परफोरेशन हो सकता है ना। और शायद वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको, ठीक है। तो अल्सरेशन कर सकता है वो कॉज, अल्सरेशन कॉज कर सकता है, स्ट्रक्चर कॉज कर सकता है, परफोरेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अब आते हैं कि सिस्टम में क्या होगा, फीवर आ सकता है, फीवर और न्यूमोनाइटिस हो सकती है। अगर वहाँ पे वो आपके लंग्स चल देगा ब्लड, तो निमोनिया हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन बैंड लाइगेशन, ये तो क्या स्क्लेरोथेरेपी हो गया। स्क्लेरोथेरेपी क्या याद रखना, स्क्लेरोसेंट, अब इसको याद नहीं आता, अब लिखना कि अपन क्या करते हैं इसमें, इंट्रावेसर फिर पैरावेसर अपन क्या देते हैं, 1 से 3 ml स्क्लेरोसेंट देते हैं अपन, ठीक है। ये ब्लीडिंग कंट्रोल कर देता है, 50% रीबिल्ड करते हैं। अब आता है बैंड लाइगेशन, ये क्या है, एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ये। बैंड लाइगेशन से बेटर होता है स्क्लेरोथेरेपी से। ये भी अवॉइड करता है, विनस चैनल को अवॉइड करता है। इफेक्टिव इन लेस सेशन एंड देन स्क्लेरोथेरेपी, सेम रिजल्ट एंड लेस कॉम्प्लिकेशन देन स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। तो बैंड लाइगेशन कर देंगे अपन, ठीक है, एंडोस्कोपी में। अब आता है आपका बलून टेम्पोनेड, सॉरी, हाँ, बलून टेम्पोनेड बाय सेंगस्टन, ब्लैकमोर और लिंटोन नेक्लोस ट्यूब। तो ये याद नहीं आएगा हम लोग को, हम सीधा रखें बलून टेम्पोनेड, ठीक है। तो क्या है ये, यूज्ड व्हेन अबव मेजर्स फेल टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। अगर आपका ड्रग्स भी फेल हो गया है, आपका क्या बोलते हैं एंडोस्कोपी फेल हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, बलून डाल देंगे वहां पे। क्या करता है ये, गैस्ट्रिक बलून इज इन्फ्लेट फर्स्ट बाय 200 ml ऑफ एयर एंड पुल्ड अपवर्ड टू प्रेस द गैस्ट्रिक फंडस, ठीक है। तो क्या किया अपन कि गैस्ट्रिक बलून को अपन घुसाए, इन्फ्लेट किए, ठीक है। दूसरे में एयर डाल के फिर उसको ऊपर डालेंगे ताकि गैस्ट्रिक फंडस जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू तो इस वजह बलून इज इन्फ्लेटेड। पहले गैस्ट्रिक को करेंगे, गैस्ट्रिक बलून, दो बलून है, गैस्ट्रिक बलून होता है और एक आपका
इसोफेजियल बलून होता है। तो पहले गैस्ट्रिक बलून को अपन देंगे, है ना? उसको फंडस को कर देंगे, तब भी ब्लीडिंग हो रहा है तो अपन फिर ऊपर जाएँगे, ऊपर जाके अपन इसोफेगस को भी खोल देंगे, ठीक है? द प्रेशर इन द इसोफेगस बलून शुड नॉट बी एक्सीड 40 एसजी। दिस थेरेपी इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, अच्छे से 90% ब्लीडिंग कंट्रोल कर देता है, कैन कॉज इसोफेजियल अल्सर, लेकिन इसोफेगस में अल्सर कॉज हो सकता है, ठीक है? ओनली यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर बिफोर आफ्टर स्क्लेरोथेरेपी और बिफोर टिप्स और सर्जरी। अब आते हैं मेन जो सर्जरी करते हैं वो क्या है? टिप्स। टिप्स फॉर्मूला फुल फॉर्म याद रखना है इसका, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट शंट, ठीक है? क्या है ये? ट्रांसजुगुलर, ट्रांसजुगुलर है ना, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टंट, ठीक है? तो टिप्स क्या होता है? क्या होता है ये? परक्यूटेनियसली अ कनेक्शन इज क्रिएटेड विद इन द लीवर, ठीक है? एक लीवर में हम क्या करते हैं? कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द पोर्टल एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन है ना, पोर्टल और सिस्टमिक के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं अपन टू रिड्यूस पोर्टल प्रेशर इन पेशेंट। देखो वाइसेस क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पोर्टल प्रेशर बढ़ गया है ना? तो हम क्या करते हैं कि कनेक्शन बनाते हैं हम किसके बीच में? आपके सिस्टमिक के आपके क्या बोलते हैं, सिस्टमिक वाला डायट। देखो ये आपका है ट्रांस जुगुलर, मतलब कि ये आपका शायद जुगुलर वेन है ना? और यहाँ ये आपका पोर्टल वेन है ना? तो उस पर डायट अपन एक वो बनाते हैं, ये देखो डायट स्टैंड बना दिए अपन। तो वही बोल रहे हैं ये कि ये अपन इसलिए बात है ताकि जो प्रेशर है आपका इसमें कम हो जाए, है ना? टिप्स हैज रिप्लेस्ड ऑपरेटिव शंट फॉर मैनेजिंग एक्यूट वेसल ब्लीडिंग, ठीक है? ये रिप्लेस कर दिया है ऑपरेटिव शंट को व्हेन फार्माकोथेरेपी एंड एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट फेल। इमरजेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन इन मोस्ट सेंटर इज रिजर्व्ड फॉर सिलेक्टेड पेशेंट हु आर नॉट टिप्स कैंडिडेट, ठीक है? जो टिप्स नहीं कर पाएंगे तो सब इमरजेंसी सर्जिकल रखते हैं। इंडिकेशन क्या है? वही है कि आपको बार बार वैसा ब्लीडिंग हो रहा है, या आपको असाइटिस जो हो गया आपको एज ए ब्रिज टू लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है? लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कर देंगे अपन, एसाइटिस के लिए करते हैं, वैसल ब्लीडिंग करते हैं। 3 और मोर रिकरेंट एपिसोड वैसल ब्लीडिंग, बार बार वैसल ब्लीडिंग हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो गया है आपको, एसाइटिस के केस में करेंगे अपन, एसाइटिस के केस में करेंगे। और आपका ब्लीडिंग केस में करेंगे, वायरसेस ब्लीडिंग केस में करेंगे। और आपको बार बार वैसे ब्लीडिंग हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो गया है, तब करेंगे। हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स में करेंगे अपन, हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स में। वियाटोर इज अ स्टेंट ग्राफ्ट, ठीक है? ये याद रखना आपको। वियाटोर एक स्टेंट ग्राफ्ट अपन यूज करते हैं टिप्स में, वेयर आर द अनकवर्ड पार्ट लाइज इन द पोर्टल वेन एंड द कवर्ड पार्ट ट्रांसफर द लिवर पैरेन्काइमा, ठीक है? तो वियाटोर जो है स्टेंट ग्राफ्ट यूज करते हैं टिप्स में। अनकवर्ड पार्ट जो है वो पोर्टल वेन को पोर्टल वेन लाई करता है, और जो कवर्ड पार्ट है वो लिवर पैरेन्काइमा को कवर करेगा, ठीक है? तो ताकि आपका बाइल जो है ग्राफ्ट में लीक ना हो, है ना? ग्राफ्ट में लीक ना हो बाइल जो है आपका, ठीक है? तो ये हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो आपको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकता है आपको, है ना? इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, हेमोब्लीडिया हो सकता है, मोर्टेलिटी हो सकता है, ठीक है? और स्टेंट का स्टेनोसिस हो सकता है, स्टेनोसिस और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब आते हैं इमरजेंसी सर्जरी, आते हैं इमरजेंसी सर्जरी। पहले क्या किया अपन? रिसेक्शन किया, दूसरा क्या अपन क्या किए? रूल आउट किए, तीसरा क्या किया अपन? फार्माकोथेरेपी। उसमें क्या था आपका? वासोप्रेसिन, सोनास्टैटिन, बीटा ब्लॉकर, और क्या था? एक और था ना बीटा ब्लॉकर, और लास्ट में एक और था एंटीबायोटिक, ठीक है? फिर हम एंडोस्कोपी किए, एंडोस्कोपी में अपन क्या किए? स्क्लेरोथेरेपी किए और एक बलून लाइगेशन किए। स्क्लेरोथेरेपी दिक्कत कर रहा था, बलून लाइगेशन अच्छा था, ठीक है? और फिर अपन अल्सर इसमें सिस्टमिक और लोकल कॉम्प्रेशन दिखाई देता है हम लोग को। फिर क्या किया अपन? बलून टेम्पोनर लगाया, एक आपका इस स्टमक वाला में लगाया, और एक आपके गैस्ट्रिक में, और एक इस फेजर में लगाया, ठीक है? फिर टिप्स क्या है? ट्रांस जुगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक स्टंट, ठीक है? इंट्राहेपेटिक पोस्ट स्टंट लगा दिया अपन। इससे क्या, इससे की इंडिकेशन क्या होता है? वैसे ब्लीडिंग हो रहा है तब देंगे अपन, असाइटिस में देंगे अपन, है ना? रिकरेंट हो रहा है तब देंगे अपन, और आपका हाइड्रोथोरैक्स तब देंगे अपन, और लिवर ट्रांसप्लांट देंगे, ठीक है? लिवर ट्रांसप्लांट में तो और फिर क्या आपका फिर है इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी करेंगे अपन, कब करेंगे? इंडिकेशन रिफ्रैक्टिव वेसल ब्लीडिंग, है ना? रिफ्रैक्टिव वेसल ब्लीडिंग है तब अपन करेंगे। इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लीडिंग बाय एंडोस्कोपी है, तब नहीं अगर एंडोस्कोपी नहीं कर पा रहे तब अपन इसको लाएंगे। और हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, इस वजह से है उसको, और हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है तब अपन करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन हो गया उसको तब करेंगे, परफोरेशन तब करेंगे, हैमरेज हो गया तब करेंगे, और टिप्स पेशेंट हो गया तब करेंगे। जब सारे आपका लिख देना, सारा फेल हो जाएगा तब करेंगे अपन, ठीक है? ऑप्शंस क्या है? इसिफेजल ट्रांसेक्शन विद स्टैपलिंग डिवाइस, ठीक है? तो क्या करेंगे अपन? जहाँ पे आपका वो हुआ है ना, क्या बोलते हैं, फट गया है, वाइसिस हो गया, छिल गया है, उसको अपन स्टेबल कर देंगे, करके वहां पर उसको रोक देंगे उसको, ठीक है? या फिर स्प्लेनेक्टोमी कर देंगे, स्प्लेनेक्टोमी पोर्टोजाइगस डिसकंस्ट्रक्शन, स्टेपलिंग ऑफ द इसोफेगस।
सुई गुना पोजर बोलते हैं, फिर पोटो केवल शंट लगा देंगे, ठीक है। शंट लगा देंगे, स्टेपलिंग डिवाइस से अपन स्टेपल कर देंगे, ठीक है, इस वजह ट्रांसैक्शन कर देंगे। ये को खत्म होता है आपका ब्रीडिंग वर्सेस को अपन कैसे वो करेंगे। तो क्या क्या पढ़े अपन अभी, ब्लीडिंग का हो गया, ये आपका पढ़े अपन पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ लिए थे कि प्रेशर बढ़ जाता है, और लोअर एंड ऑफ इसोफेगस और अम्बिलिकस का पढ़ लिया अपन, है ना, और सुपर लोअर रेक्टम और एनल कैनल, रेट्रोपेरिटोनियम, एबाइथोकोलन, ये आपका कहाँ का था, वो एंटोमी था। पैथो में आएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। पीरियडिक, इंट्रापेटिक और पोस्ट पीरियडिक क्या है कि लीवर के पहले पहले स्प्लीन में कर दो और पोर्टल में कर दो, है ना। और इंटर में क्या है आपका, इंटर लीवर में करो, लीवर में क्या प्री साइनस साइनस और पोस्ट साइनस, ठीक है। प्री में सारा वो कर दो, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, एमेलोसिस कर दो, विसरिस कर दो, है ना। और फिर पोस्ट में क्या है, बुर्चाई सिंड्रोम, साइंस में सिरोसिस कर दो, एक्वाफाइड लिवर कर दो। और फिर अपन आते हैं कि क्या क्या हमको दिखेगा, तो क्या दिखेगा, स्प्लीनोमेगाली दिखेगा, स्प्लीनोमेगाली ठीक है, दिखाई देगा आपको, असाइटिस दिखाई देगा, इस वजह से फ्रेजाइल वैसेस दिखाई देगा आपको, है ना। और लास्ट में बाउल वेल का कंजेशन दिखाई देगा, कंजेशन इडीमा, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगाली दिखाई देगा आपको, इस वजह से वैसेस दिखाई देगा आपको, असाइटिस दिखाई देगा, और आपको बाउल वेल में दिखाई देगा इडीमा, ठीक है। अब आते हैं कि वो जो आपका ये जो था आपका इस वजह वाइसिस हो गया है, उसको कैसे मैनेज करोगे। तो अब वही लिखना कि क्यों होता है ये, है ना। तो आपका वही है, पोर्टल हाइपरटेंशन में हो जाता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो ये दिखता है आपको, ठीक है, ये होता है। मैच कैसे करोगे आप, वही याद करना, रिसब्सटेशन, आप फिर रूल आउट कोगोलपैथी, बेटर वाला देख लेना, फिर आपको फार्माकोथेरेपी करना, और फिर आप बलून टैम्पोनेट करना, है ना। और फिर आप करना टिप्स करना, और फिर एमरजेंसी सर्जरी करना आप, ठीक है, स्टेपलिंग कर देना पूरी फेजेस का। ये आपका हो गया खत्म। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्राइब द मेथड टू प्रिवेंट रिकरेंट वेसल हेमरेज, मतलब कि बार बार उसको वेसल हेमरेज हो रहा है पेशेंट में, तो उसको अपन कैसे वो करेंगे, ठीक करेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट वेसल हेमरेज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑप्शन इंक्लूड ऑल द एवर मेजर एक्सेप्ट द ट्यूब्स एंड इन एडिशन इंक्लूड द टू अदर ऑप्शन, शंट सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि मैनेज अपन सारा वो करेंगे जो कर रहे थे ऊपर में, इंक्लूड ऑल द एवर मेजर्स एक्सेप्ट जो ट्यूब, और एंड इन एडिशन इंक्लूड टू अदर ऑप्शन, इसमें और दो और ऑप्शन ऐड कर देंगे अपन कि लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे सीधा, ठीक है, लिवर दिक्कत हो रहा है तो लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे, और शंट का सर्जरी कर देंगे, शंट सर्जरी, ठीक है, शंट शंट कर देंगे। ट्रीटमेंट अगेन स्टार्ट सेम वे, वही आपका पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अपन, फिर रूल आउट करेंगे, फिर ड्रग्स देंगे, है ना, फिर बलून टैम्पोनर, एंडोस्कोपी थेरेपी विद फार्माकोथेरेपी इज प्रीफर्ड इनिशियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। हाउएवर बिकॉज ऑफ द रीब्लीडिंग रिस्क विद chronic therapy, subsequent treatment with tips, a shunt procedure or non-shunt operation or rear transplantation should be done. Primary indication of tips in this setting include liver transplantation candidate who fail endoscopy और pharmacotherapy, वही आप जो पढ़े तो अपन, ठीक है। टिप्स कब करेंगे, जब फेल सारा फेल जाएगा, ठीक है। एडवांस हेपेटिक फंक्शनल डिकम्पनसेशन हु आर अनलाइकली टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ फॉर टिप्स टू हटाओ इसको। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट हु हैव नेवर ब्लीड बिफोर, प्रोपेनोलोल, ठीक है। अगर ब्लीड नहीं किया पहले भी तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोपेनोलोल दे देंगे। और फिर अगर रीब्लीड कर रहे तो सर्जिकल शंट लगाएंगे, उससे अच्छा सबसे अच्छा शंट रहता है, फिर टिप्स होता है, फिर स्क्लेरोथेरेपी, फिर प्रोपेनोलोल, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी किसमें था आपका, स्क्लेरोथेरेपी किसमें था आपका, वो उसमें था, एंडोस्कोपी में था, ठीक है। आते हैं सर्जिकल थेरेपी में आते हैं, तो देखो अब जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मेनली वही पूछेगा कि कॉज क्या है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग में क्यों कॉज होता है, और आपका ब्लीडिंग इस वजह से आप कैसे ठीक करोगे। तो आप जो पढ़े हो ना उसको लिख दोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तो वही पूछेगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और तो अपन इसको नहीं पढ़ते, ठीक है, सब वही लिखना जो पढ़े हो अपन, ठीक है। रीडिंग का नहीं पूछता है। अपन नीचे आते हैं, हाँ अब आते हैं अपन राइट नोट ऑन एकल्जिया कार्डिया। एकल्जिया कार्डिया क्या होता है, तो अपन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एकल्जिया कार्डिया, तो क्या है एकल्जिया कार्डिया, इंट्रोडक्शन, इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स फेलियर टू रिलैक्स, ठीक है। एकल्जिया, एकल्जिया मतलब क्या है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, फेलियर टू रिलैक्स है। इट इज बेसिकली द फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यूरिंग द डिग्लूटिनेशन फेज, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वहां पे क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, डीग्लूटिनेशन फेज आता है, डीग्लूटिनेशन। तो होता क्या है कि वहां पे ना जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्स होता है, तभी तो खाना नीचे आता है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर है वो रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कॉज क्या है इसका, सिंड्रोमिक एसोसिएशन विद एलोग्रेफ डिजीज, एकल्जिया, एसिटिस रेसिस्टेंस, एड्रेनल इनसफिशिएंसी। याद रखना आप कि सिंड्रोमिक एसोसिएशन सॉरी सिंड्रोमिक एसोसिएशन विथ एलोग्रोफ डिजीज, ठीक है। एलोग्रोफ डिजीज
आपको ना एड्रेनल ग्लैंड में ना आपका कम हार्मोन रिलीज हो रहा है, याद रखना, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व इन ऑरोवेक प्लेक्सस, ठीक है। ऑरोवेक प्लेक्सस में आपका नर्व जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिसके कारण वो जो आपका मूवमेंट है वो बंद हो गया है, आपका रिलैक्स नहीं हो रहा है ऑरोवेक प्लेक्सस में। न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेशन हो गया है आपका, ठीक है। दस फाइनली बोथ द नर्व्स एंड मसल्स आर अफेक्टेड, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपन, पहला क्या आपका, पहला है कि आपका एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गया, ठीक है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गया है। दूसरा क्या हुआ आपका कि आपका ऑरोविक प्लेक्सस में आपका डिजेनरेशन हो गया है, ऑरोविक प्लेक्सस, और आपका कोई न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेशन हो गया है, न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेशन हो गया है, ठीक है। इसलिए ऐसा हो रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अपन क्या क्या पढ़े, क्यों होता है ये एकल से करे, क्या होता है, फेल टू रिलैक्स, ठीक है। आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो रहा है ना, जब हम खाना खाते हैं, जब डीग्लूटेशन का फेज चलता है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, कि पहला क्या है, एड्रेनल हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहा है। दूसरा क्या है आपका, कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर जो है वहाँ पे डिजेनरेशन हो गया है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, कि वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे ना आपका नर्व जो होता है, ऑर्बिक प्लेक्सस होता है ना, ऑर्बिक प्लेक्सस, वो आपका डिजेनरेट हो गया है, तो लास्ट में आपका नर्व और मसल डिजेनरेट हो गया है। ये कॉज हुआ आपका, इंट्रो हो गया, कॉज हो गया। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, आते हैं कि कैसे होता है। सिलेक्टिव लॉस इन न्यूरॉन्स इन द ऑर्बिक प्लेक्सस दैट सीक्रेट nitric oxide and VIP, the inhibitory gut hormones lead to increased tone of lower esophageal sphincter and failure to relax lower esophageal sphincter, ठीक है। पहला क्या हुआ, पैथो में क्या है कि पहला क्या हुआ कि आपका जो ऑर्बिटल प्लेक्सस वहां का नर्व गायब हो गया, लॉस हो गया। और वो क्या करता है, वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट करता है ना, दैट सीक्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड वीआईपी, द इनिबिटरी गट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब वही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी जो है वो लॉस हो गया तो सीक्रेट नहीं होगा। और जो गट हार्मोन का जो इनिबिटरी हॉर्मोन्स है वो क्या करेगा, वो लो स्फिंक्टर का टोन को बढ़ा देगा तो क्या होगा, वो रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो कॉजेज a peristalsis of the body of esophagus and resultant dilatation of the esophagus which when advanced present as sigmoid esophagus, ठीक है। ये फिर इसका क्या होगा, ये जो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा, फिर जो आपका बॉडी इसोफेगस का वो डायलेट हो जाएगा, इस वजह से होगा वो डायलेट हो जाएगा व्हेन एडवांस्ड प्रेजेंट एज सिग्मोइड इसोफेगस, ठीक है। तो वो हमको सिग्मोइड इसोफेगस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं कि हमको क्या क्या दिखा फीचर्स क्या है इसके, तो मेंस और वुमेन्स आर यूजुअली अफेक्टेड, ठीक है, दोनों अफेक्ट होते हैं। जैसे ट्रायड दिखता है, क्या टाइप दिखता है हम लोग को, एक एल्जिया कार्डिया में क्या टाइप दिखता है हम लोग को, डिस्फेजिया दिखता है हम लोग को, डिस्फेजिया, ठीक है। वेट लॉस दिखता है, देखो अब वही है, डिस्फेजिया वाला खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा, है ना। और एक रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन, ठीक है। तीन हमको ट्रायंगल दिखता है, डिस्फेजिया, वेट लॉस और रीगर्जिटेशन, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब आते हैं डिस्फेजिया इज मूव टू लिक्विड एंड प्रोग्रेस स्लोली, देखो ये इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि ये ना ज्यादा लिक्विड को करता है वो, है ना, और धीरे धीरे प्रोग्रेस जो है स्लो होता है। रीगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फोर स्पेलिंग फूड कैन लीड टू एस्पिरेशन निमोनाइटिस लंग एब्सिस, अब वो वापस से वो खाना रिफ्रेश करता है तो वो हमारे लंग में जा सकता है, वहां पे एब्सिस और न्यूनाइटिस कॉज कर देगा, ठीक है। ट्राई दिखता है डिस्फेजिया, हमारा डिस्फेजिया और रिगर्जिटेशन और वेट लॉस, ठीक है। और मेनोमेन दोनों इफेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें लीक होता है क्या, क्यों होता है ये, क्योंकि हमारा अलग प्रोसेस जो है वो लॉस हो गया है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो वीआईपी हार्मोन रिलीज नहीं होता, और गट हार्मोन का जो इमिडिटी हार्मोन है वो रिलीज कर देता है, तो वो उसको इन्हिबिट करता है, तो वो रिलैक्स नहीं होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ए पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा इसफेगस में, तो वो हमको सिग्मोइड इसफेगस दिखाई देगा, ठीक है। फीचर्स फीचर्स देख लिए अपन, ट्रायड देख लिए, डिस्फेजिया देख लिए। और ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे उसको, कैसे देखेंगे अपन, मैनोमेट्री, ठीक है। मैनोमेट्री क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैनोमेट्री में क्या क्या दिखेगा हम लोग को, कि यहाँ पे हमारा जो लोअर जो इस वजह से स्फिंक्टर का प्रेशर जो है बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एलिवेटेड रहेगा, एंड इनकम्प्लीट रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन, रिलैक्स नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा इसमें, विद एब्सेंस ऑफ प्रोग्रेसिव पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ इसोफेगस। तो क्या मैनोमेट्री हो गया, और एक क्या हो गया, बेलम बेलम सेल हो गया, ठीक है। तो हमको इसमें क्या दिखाई देता है, बर्ड पीक, देखिए ऐसे पेंसिल टिप और रेड रेड ऐसे हो जाता है, इसमें ऐसे करके ऐसे हो जाता है ना,
तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिलैक्स नहीं होता है, तो इसको ऐसे हो जाता है बर्ड पीक, है ना। बर्ड पीक, पेंसिल टिप और रैट टेल अपीयरेंस दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। और सिग्मोइड इसोफेगस दिखाई देता है हम लोग को, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एयर बबल इन द अपराइट पोस्चर। अपराइट पोस्चर खड़े थे अपन तो हमको गैस्ट्रिक एयर बबल दिखाई नहीं देता, एब्सेंस रहता है। बर्ड पीक याद रख लो, बर्ड पीक, और आपका क्या बोलते हैं, सिग्मोइड इसोफेगस। अब डी के अंदर नहीं पढ़ना हम लोग को, फिर देखते हैं अपन, इसे नहीं पढ़ना है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है भाई, मेडिकल मैनेजमेंट दे दो उसको, है ना। ट्राई विथ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन, नाइट्रोग्लिसरिन कम हो रहा है ना हमारा, तो नाइट्रोग्लिसरिन दे दो, नाइट्रेट्स दे दो, और सबलिंगुअल देना, सो जीभ से देना, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देना। और अब हमको क्या करना, रिलैक्स कराना, तो रिलैक्स क्या करेंगे अपन, बोtulinum टॉक्सिन दे देंगे, क्योंकि वो रिलैक्स कराता है ना। तो आई ऑल्सो बीन ट्राइड बट हैज हाई रिकरेंस रेट ऑफ 50% विद इन 6 मंथ पोस्ट ट्रीटमेंट ट्राइड। अब मैंने कि क्या बोल रहा है कि पहले तो अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे कि उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, जो जो रिएक्ट कर दे, फिर आप क्या बोलते हैं, नाइट्रेट दे दो, सबलिंगुअल है, नाइट्रोग्लिसरिन दे दो। और बोtulinum टॉक्सिन दे सकते हो, वो आपका 6 महीने बाद ना वापस वो खराब हो जाता है, इसलिए अपन उतना ठीक नहीं करते। पोजिटिव चॉइस क्या होता है आपका, लैप्रोस्कोपिक हेलर मायोटोमी, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक हेलर मायोटोमी करते हैं अपन। और इंडिकेशन क्या होता है, इसोफेगोस्टोमी क्या होता है इंडिकेशन, कि आपका अगर सिग्मोइड इसोफेगस बन गया है और आपका 2 से 3 बार कर दिया मायोटोमी लेकिन वो फेल हो रहा है, तब अपन क्या करेंगे, इसोफेगोटोमी करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इतना काफ़ी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, ठीक है, पढ़ लो। एक नया आया है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, ठीक है। पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी आया है। तो इसका वही है कि अगर वो सिग्मोइड हो गया तो अपन, या फिर फेल हो गया है तो तब करेंगे अपन पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, ठीक है। पोयम बोलते हैं इसको, पोयम, सब मैटोमी नाम से ही है। लैप्रोस्कोपिक मैटोमी, पर ओरल एंडोस्कोपिक मैटोमी, और आपका इसोफेगोटोमी, है ना, बोtulinum टॉक्सिन और मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर अपन क्या बोलते हैं, आपके रिजल्ट रिजल्ट और आते हैं प्रोसेस में। तो मैटोमी अच्छा रहता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग होगा तो वो स्क्वेमस कार्सिनोमा कर सकता है इस का, ठीक है, कार्सिनोमा कॉज कर सकता है। तो ये पढ़ लिया अपन, एकल्जर कार्डिया पढ़ लिया अपन, ठीक है। एकल्जर कार्डिया रिलैक्स नहीं होता था आपका, ठीक है, इसोफेगस। अब आते हैं अपन, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। आपका ट्रेकिया और इसोफेगस में ना फिस्टुला बन गया है, तो कैसे दिखता है, क्या होता है, क्यों होता है। तो अ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला इज अ एपिथेलाइज्ड ट्रैक्ट बिटवीन द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया, ठीक है। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली बेसिस, द डिवीजन ऑफ फोरगट इज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, थ्योरी जरूरत नहीं है, टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना असेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंड्रोम नहीं, प्रीनेटल पोस्टनेटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ना, तो अपन इसके इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। एम्ब्रियो का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। हम सीधा यहाँ आते हैं, चलो यहाँ आते हैं, प्रीनेटल डिटेक्शन। तो अपन जब यूएसजी कर देंगे ना, यूएसजी करेंगे ना, तो हमको एन इक्वल एरिया दिखाई देगा इन द मिडिल ऑफ द नेक, ठीक है। और नेक पे ना एकदम एन इक्वल एरिया दिखाई देगा, छोटा सा और एब्सेंट रहेगा स्टमक बबल, एंड एसोसिएटेड मैटरनल पॉलीहाइड्रोनियस प्रेडिक्टिव वैल्यू 20 से 40%, ठीक है। फिटल एमआरआई कर देंगे अपन, मे बी यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, फिटल एमआरआई कर देंगे तो हमको दिख सकता है। पोस्ट नेटल, अच्छा, तो ये आपका फिस्टुला कब बन रहा है। The division of foregut is a result of fusion of invaginating lateral longitudinal ridges that created a septum dividing the foregut into dorsal digestive tract and ventral respiratory system. अच्छा, ये बोल रहा है कि जो फोरगट डिवाइड होता है, हम जब एम्ब्रियो रहते हैं अपन, तो जो फोरगट डिवाइड होता है तो एक लैटरल लॉन्गिट्यूडनल रिज बनता है जो सेप्टम क्रिएट करता है, तो फोरगट को दो में डिवाइड करता है, एक रेस्पिरेटरी करता है, एक डाइजेस्टिव करता है। तो होता क्या, द फंक्शन ऑफ ट्रैक्यूफेजस सेप्टम इज बिलीव्ड टू बिगिन कॉर्डली एंड एंड क्रेनियली, अच्छा, कॉर्डली होता है फिर क्रेनियली खत्म होता है। मोस्ट लाइकली ओरिजिन क्या होता है, ये हेट्रोजीनस एंड मल्टीफैक्टरियल होता है, एंड इन्वॉल्व मल्टीपल जीन्स एंड कॉम्प्लेक्स जीन, ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे इसको। और फिर उसके बाद आते हैं अपन, ये एम्ब्रियो में होता है दिक्कत। तो प्रीनेटल मतलब कि क्या है, बच्चे के मतलब कि बच्चा पैदा नहीं हुआ ना, प्री नेटल बच्चा भी है, तो यूएसजी में हमको दिखाई देगा कि एनेकोइक एरिया दिखाई देगा नेक में, ठीक है। और फिर एमआरआई देखेंगे अपन तो भी अपन कर सकते हैं। अब आते हैं पोस्ट नेटल। तो अर्लियर साइन इज द एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा उसको। टिपिकली फर्स्ट ब्लीडिंग इज फॉलोड बाय रिगर्जिटेशन, चोकिंग एंड कफिंग, ठीक है। तो अर्लियर साइन क्या है आपका, एक्सेसिव
सेलेब्रेशन हो रहा है उसको, टिपिकली फर्स्ट ब्लीडिंग इज फॉलोड बाय रिगर्जिटेशन, चोकिंग एंड कफिंग। अब बच्चे को साइनोसिस हो जाएगा, साइनोसिस विद और विदाउट फीडिंग, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस होगा उसको, और इनएबिलिटी टू सॉलो और इनएबिलिटी टू पास ए फीडिंग ट्यूब इन द स्टमक। सही बात है, क्योंकि वो इसोफेगस जो है वो टेके में जुड़ गया है ना, तो वो स्टमक में जाएगा ही नहीं, तो बच्चे को साइनोसिस हो जाएगा, और बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिस्ट्रेस है ना, और सालों कुछ कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ पी नहीं पाएगा, वो हम लोग कुछ पास करेंगे ट्यूब को तो पास नहीं होगा। इफ डिस्टल फिस्टुला प्रेजेंट विद द एब्डोमेन डिस्टेंट, ठीक है, अगर डिस्टल फिस्टुला प्रेजेंट है तो एब्डोमेन डिस्टेंट करेगा। अब आते हैं, ये तो डिटेक्ट हो गया, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन आते हैं। तो प्लेन चेस्ट एक्सरे कर देंगे विद नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, है ना, और a few ml of air can be injected through the tube and used as contrast to distend upper pouch as frontal and lateral film taken। अच्छा ठीक है, अपन क्या करेंगे, एयर को डाल देंगे उसके अंदर ट्यूब के थ्रू ट्यूब, और वही कॉन्ट्रास्ट की तरह वो काम करेगा, ठीक है। और अपन बेरियम यूज कर सकते हैं इसमें, इफ बेरियम यूज फ्लोरोस्कोपी इज अदरवाइज, ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें क्या करेंगे, इको इको कर देंगे अपन, रीजनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एनपीओ एंड आईवीएफ दे देंगे अपन, स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी दे देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, विटामिन के दे देंगे अपन, ठीक है। सर्जरी में क्या आएगा आपका, थोरैकोटोमी कर देंगे, और वैट्स वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। राइट साइड इन केस ऑफ, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना रखेंगे अपन। टाइप सर्जरी क्या करेंगे, रूटीन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन विद इलेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। थोरैकोटोमी कर देंगे, दो याद रखते हैं अपन, थोरैकोटोमी, है ना, सर्जरी में थोरैकोटोमी कर देंगे, और वैट्स वीडियो वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी कर देंगे, दो है। और फिर पी ऑपरेटिव में क्या करते हैं अपन कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी दे देंगे, और स्लम कैथेटर डबल लुमेन कैथेटर देंगे उसको, और पोजिशन करके इन्फेंट्स को विटामिन के एनालॉग देंगे उसको, ठीक है। इको कर देंगे, अल्ट्रासाउंड कर देंगे, और क्रोमोसोमल का एनालिसिस करेंगे अपन, प्लेन चेस्ट एक्सरे कर देंगे। पोस्ट में पीरियड पीरियड में क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे, और फिटर एमआरआई करेंगे। पोस्ट में क्या करेंगे, साइनोसिस दिखाई देगा हम लोग को, एक्सेसिव सलाइवेशन दिखाई देगा, है ना, टिपिकली फर्स्ट ब्लीड करेगा, क्योंकि वो रीवेजिटेट हो जाएगा वो, ठीक है, चोकिंग में और कफिंग हो जाएगा उसको, और साइनोसिस हो जाएगा। और फिर उसका अपना आते हैं, ट्रीटमेंट हो गया बस। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है अर्ली में कि एस्टोमेटिक लीक हो सकता है, एस्टोमेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, वापस रिकरेंट हो सकता है। लेट में क्या होगा, जीआरडी हो जाएगा उसको, और ट्रैक्योमेस्टिया हो जाएगा, तो एस्टोमेटिक लीक हो जाएगा, मतलब कि वापस से वो लीक हो जाएगा एस्टोमेटिक में, और स्ट्रक्चर बन जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर रिकर वापस से हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं राइट नोट ऑन बैड इसोफेगस। तो इफ यू मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, जीआरडी और बैड इसोफेगस साथ में दिया है। इट इज डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिक ट्रायड ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन एंड रिकजिटेशन। ट्रायड बनता है इसमें, ठीक है, ट्रायड बनता है बैड इसोफेगस जीआरडी में। तो क्या बनता है इसमें, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन, है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन, और रिगर्जिटेशन, ठीक है। पैथो क्या है, तो इसमें क्या होता है, लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर, ठीक है, लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर, मतलब कि आपके जो इसोफेगस के लोअर पार्ट पे ना स्ट्रक्चर बन जाता है, मेनली फाउंड बाय इंट्रिंसिक मस्कुलेचर ऑफ इसोफेगस, स्लिंग फाइबर्स ऑफ कार्डिया, कूरा ऑफ डायफ्राम, इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस ना, एक मिनट देखते हैं हम लोग को। एक्सेसिव कार्डिया पर अपन क्या था आपका, एक्सेसिव कार्डिया क्या था कि वो आपका रिलैक्स नहीं होता है ना, रिलैक्स नहीं होता है वो, वही था एक ठीक है। सैक्रोइसोफेगल फिस्टुला में अपन एक बार और देख, इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ दिया है, इसमें तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि ये लोअर ट्रैकिया वो जो है लोअर को कम्युनिकेट करता है, और हाँ, इसका अपन आते हैं कि ये क्यों होता है, तो इसका, हाँ, इसका याद कर लेते हैं अपन, देखो इसका इटियोलॉजी देखते हैं अपन, इटियोलॉजी, ठीक है, मैं इटियोलॉजी लिख देता हूँ, ठीक है, अपन एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रैकियो वाला क्या होता है, ट्रैकियो इस्फेजियल फिस्टुला, इसका डिफाइन तो कर लेंगे अपन, ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, ये आपका डिफाइन हो जाएगा। अब आते हैं अपन इसका इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है ऐसा, मतलब क्यों होता है, सबको तो नहीं होता, क्यों होता है। तो या तो आपका वर्टिबल में आपका डिफेक्ट हो गया है, ठीक है, वर्टिबल डिफेक्ट,
या फिर आपका क्या बोलते हैं एनल एटेजिया हो गया है, क्योंकि कॉर्डल होता है एनल एटेजिया, कार्डियक डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है। और ये फीचर्स क्या लिखेंगे अपन, क्लिनिकल फीचर्स में क्या लिखेंगे अपन कि आपका ये क्या बोलते हैं 24 आवर्स ऑफ बर्थ में दिख जाता है हम लोग को, है ना, 24 आवर्स ऑफ बर्थ में हम लोग को क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं। और जो भी अपन बच्चों को खिलाएंगे ना तो वो रिगर्जिटेट कर देगा। ठीक है, रिगर्जिटेट कर देगा जो भी बच्चों को खिलाएंगे ना, और फिर कफ होगा और साइनोसिस होगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख देंगे अपन। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर अपन करेंगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, पढ़े ना अपन कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब देखेंगे अपन, तब हमको नहीं हो पाएगा। हम कॉन्स्टेंट स्टडी कर देंगे, है ना, तब हम लोग को वो होगा। चेस्ट एक्सरे कर देंगे, इको कर देंगे, सर्जरी कर देंगे अपन, सर्जरी कर लेते अपन, गैस्ट्रोटोमी, गैस्ट्रो फीडिंग गैस्ट्रोटोमी कर देंगे उसको, देंगे सर्जरी के तौर पे फीडिंग गैस्ट्रोटोमी देंगे उसको। ठीक है, और या फिर राइट साइडेड थोरैकोटोमी, थोरैकोटोमी और गैस्ट्रोटोमी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब फिर नेक्स्ट क्या पढ़ते अपन, ये तो हो गया आपका, पढ़ लेता ही लिखने से ना, और मत पढ़ना इसको कुछ ज़्यादा कुछ। हाँ, ये क्या था आपका जी आर डी, या फिर आपका क्या बोलते हैं बैड इसोफेगस। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इसमें आपको तीन चीज़ दिखाई देता है हम लोग को क्या दिखाई देगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, जो भी खाओगे वो ऊपर आ जाएगा, रिग्रेजेट कर देगा। और आपको क्या बोलते हैं रेट्रोस्टर्नम पेन होगा, आपको जो रेट्रोस्टर्नम है ना वहां पे दर्द होगा आपको। ठीक, पैथो क्या है आपका कि लोअर फेजल में आपका स्पिंक्टर बन गया है ना। मेरा बुक पे देख लेता हूँ कि उसका अच्छा दिया था, आपको उसे पढ़ा दूंगा मैं। एडसोफेगस, जीआरडी का मतलब क्या होता है, जीआरडी मतलब ये होता है कि आपका जो भी आप कुछ खा रहे हो ना, खाना वाना खा रहे हो, उसमें आपका ऊपर आ जा रहा है, मतलब कि स्टमक से आपके लोअर साइगस में आपका आ जा रहा है, तो वो जीआरडी होता है ना। ये ये जो बता रहा है ये बैड बैड इफेक्ट्स का बता रहा है क्या, जो हम्म, ठीक है, पढ़ते हैं चलो, पता चल जाएगा। हम्म, तो लोअर इसोफेगस में स्फिंक्टर मेनली फॉर्म इंट्रिंसिक मस्कुलेचर ऑफ इसोफेगस, स्लिंग फाइबर्स ऑफ कार्डिया, पूरा ऑफ डायफ्राम, इससे से बनता है। ठीक है, ये हटाओ, चेन ऑफ प्रोग्रेशन जी आर डी है ना, जी आर डी। तो जी आर डी पढ़ते चलो। इंटेस्टाइनल टाइप मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल टाइप मेटाप्लेजिया होता है वहाँ पे पैरेड इसोफेगस। ठीक है, जीआरडी होता है यहाँ पे। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा क्या हुआ, मेटाप्लेजिया हो गया इसोफेगस में, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, 40 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ एडेनोकार्सिनोमा इन दिस 10% पॉपुलेशन, इंसिडेंस ऑफ बैरेट। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, आते हैं क्लासिक टाइड ऑफ सिम्टम और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इट कैन बी सीन। क्या टाइड था आपका, रिगर्जिटेशन, रेट्रोस्टेनल पेन और आपका ये था एपिगैस्ट्रिक पेन, है ना। एपिगैस्ट्रिक पेन, रेट्रोस्टेनल पेन और रिगर्जिटेशन। ठीक है, दोनों दो पेन है और एक रिगर्जिटेशन है। ओकेजनली पेशेंट में प्रेजेंट विथ हॉर्सनेस, हॉर्सनेस भी आएगा उसको, चेंज इन वॉइस एंड इन सीवियर केसेस कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू सीवियर रिफ्लक्स। ठीक है, तो ज़्यादा रिफ्लक्स हुआ है इसको तो उसका वॉइस पे वो चेंजेस आएंगे। इंड्यूस्ड लैरिंजल इडिमा एंड लैरिंजाइटिस। ठीक है, दिस सिम्टम व्हेन माइल्ड कैस्टेस्टली शो डायग्नल वेरिएशन। ठीक है, मॉर्निंग में आपका ज़्यादा हो जाएगा और इवनिंग में कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोस करते कैसे करेंगे अपन, तो अपर जीआस्कोपी कर देंगे, एंडोस्कोपी कर देंगे, बायोप्सी लेंगे उसका एरिया का। ठीक है, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर देंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड बायोप्सी करेंगे, क्रोमा एंडोस्कोपी कर देंगे। ठीक है, और तो हम लोग को दिख जाएगा कि होता क्या, ये मेटाप्लेजिया हो गया ना, ये आपका बेड बेड क्या है, मेटाप्लेजिया हुआ है। तो अपन एंडोस्कोपी कर देंगे, बायोप्सी लेंगे तो हमको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर देंगे, बायोप्सी कर देंगे, और मैनोमेट्री करना ही है, मैनोमेट्री। तो और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करेंगे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है।
तो जो दिखाई देगा हम लोग को डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ रिफ्लक्स एपिसोड्स, एक्सटेंडेड रिफ्लेक्स बताएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्स एपिसोड ग्रेटर देन 5 मिनट्स, लॉन्गेस्ट रिफ्लेक्स एपिसोड, और डेमेस्टिक स्कोर देख लेंगे। तो नॉर्मल कितना होता है, 40% से कम होता है। मेजरमेंट देखते हैं अपन, जीआईडी का मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन। जनरल मेजर्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देंगे उसको, स्मोकिंग को हटा देंगे, अल्कोहल को कम करेंगे, है ना, स्मोकिंग अल्कोहल कम करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अवॉइड लार्ज फैटी मील्स टू एट स्लीप टाइम एटलीस्ट बिफोर 22 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे के पहले हम लोग को लार्ज फैटी मील्स को अवॉइड करना है, और मेडिकल मैनेजमेंट देंगे उसको, इंक्लूड डबल डोज प्रोटोकॉल इनिबिटर, ठीक है। ये तो हो गया जनरल मेजर्स। और इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, जब मेडिकल थेरेपी फेल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड जीआरडी, बैरेट, पेप्टिक स्ट्रक्चर्स, इसोफेजाइटिस, अल्सर, ठीक है। तो इससे में अपन सर्जरी कराएंगे, और परसिस्टेंट सिम्टम और यंग एज जब बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाए तब करेंगे अपन, ठीक है। कब करेंगे, मेडिकल थेरेपी फेल हो गया है और आपका कॉम्प्लिकेटेड जीआरडी हो गया है, और आपका सिम्टम जो है यंग एज में परसिस्टेंट हो गया है। इंडिकेशन ऑफ प्राइमरी सर्जरी इन जीआरडी, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, सुपाइन रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स हो रहा है, और आपका सर्कुलर आपका जो स्पिंटर है वो डिफेक्टिव है ना, और आपका जो इसोफेजाइटिस है वो इरोसिव है, और आपका जो पुअर इसोफेजल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ठीक है। ये तो इंडिकेशन हो गया। अब आते हैं प्रोसीजर, आते हैं इंडिकेशन ऑफ प्राइमरी सर्जरी और सर्जरी। अब आते हैं कैसे करेंगे। तो इसका क्या है, एलिसन प्रोसीजर, एलिसन प्रोसीजर, एंगल चिक प्रोस्थेसिस और ट्रांसथोरैसिक प्रोसीजर, ठीक है। क्या क्या है, एलिसन प्रोसीजर, एंजल चिक प्रोस्थेसिस, एंजल चिक प्रोस्थेसिस। देखो आपको जो बैच इस वक्त आपको वही लिखना है कि एंडोस्कोपी बायोप्सी कर देंगे, एब्लेशन कर देंगे लेजर से, और आर्गन फोटो पीपीआई दे देंगे, एंटी रिफ्लेक्स ट्रीटमेंट कर देंगे सर्जरी से, और उसको रिसेट कर देंगे, है ना। और बाकी जीआरडी देखेंगे अपन ना, तो जीआरडी का आपका सर्जरी आएगा तो उसमें एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करते हैं अपन, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करते हैं। तो हम्म, इसमें आपका क्या क्या दिया है, को पार्शियल फंडो प्लेकेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसीजर है, एलिशन, एलिशन प्रोसीजर, एंजल चिक प्रोस्थेसिस और ट्रांसथोरैसिक प्रोसीजर, ठीक है। जैसे नाइसन, बेल्सी, कॉलिस, जो याद नहीं रहेगा लेकिन हम लोग को। टाइप्स देखते हैं, फंडो प्लेकेशन का, वाटसन, टॉपेट, डोर, बेल्सी, जैसे याद नहीं रहेंगे। लेप्रोस्कोपी याद रखना, लेप्रोस्कोपी करते हैं अपन। और when peristalsis is absent or severely disorder, or when amplitude is smaller 20 mmHg should be done. Indication of esophageal resection, goal absence of contractive short esophagus। नहीं, नहीं इतना नहीं। आप मैं आपको बताता हूँ, आपको शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है। ये तो लिखना ही है जनरल, ठीक है, जनरल लिखना ही है। ये और लिख देना, इंडिकेट कब करेंगे अपन, और क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कर देंगे, एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कर देंगे, ठीक है। और ये अब फिर इसे क्या आता है, इसका आपका लैप्रोस्कोपिक, लैप्रोस्कोपिक फंडो प्लेकेशन, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। और जनरल में लिखना क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्मोकिंग हटाना है, अल्कोहल हटाना है, अवॉइड लार्ज फैटी मील्स, और सर्जरी इंडिकेट कब करेंगे, जब मेडिकल खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जीआईडी कॉम्प्लिकेट हो गया, जैसे बैड हो गया है, पेप्टिक सिस्टर हो गया है, आपका इन्फ्लेक्शन हो गया, अल्सर बन गया है, और आपका बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाई दे रहा है यंग एज में, ठीक है। अब आते हैं अपन कि कैसे क्या क्या करेंगे अपन। तो पहले क्या करेंगे, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कर देंगे, ठीक है। और उस पर क्या करेंगे, लैप्रोस्कोपिक फंडो प्लेकेशन कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट होता है। और फिर एक क्या आपका और क्या कर देंगे इसमें, आपका हाँ, ड्रग्स, ड्रग्स देते हैं अपन, ड्रग्स, ठीक है। आपका ड्रग्स का लिखना कि कौन सा ड्रग्स देते हैं अपन। तो कौन सा देंगे अपन, एंटासिड देंगे, है ना, एंटासिड देंगे, पीपीआई देंगे, ठीक है। नाम लिख देना, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, एस्ट्रोप्रोजोल लिख देना। और प्रोकैनेटिक ड्रग देंगे इसमें, ठीक है, प्रोकैनेटिक ड्रग, ठीक है। ये लिखना, प्रोकैनेटिक क्या होता है आपका, मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेडोन, मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेडोन,
ठीक है, ये हो गया। और फिर इसमें आप एंडोल्यूमिनल थेरेपी दे सकते हो, ठीक है, विल्सन कुक जिसको बोलते हैं अपन, विल्सन कुक इसमें नहीं दिया है क्या विल्सन कुक, ठीक है। तो एंडोलुमिनल थेरेपी है ना, लेकिन ल्यूमन एंडोस्कोपी के थ्रू जाकर लुमेन वो करते हैं अपन, ठीक करते हैं, एंडोलुमिनल थेरेपी, ये एक और है, ठीक है, सर्जरी एंडोलुमिनल थेरेपी, ये क्या है आपका विल्सन कुक प्रोसीजर, ठीक है, जिसको हम एंडोलुमिनल सुचरिंग करते हैं इसमें, ठीक है। और फिर क्या होता है आपका सर्जरी, सर्जरी में क्या लिखोगे आप, एंटी रिफ्लक्स सर्जरी लिखोगे, ठीक है, जो क्या होता है लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाकेशन, बस इतना लिखोगे तो काफ़ी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अपन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सर्जरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो वही लिख देना आपकी आपका हेमरेज हो सकता है, हेमरेज है ना, कॉम्प्लिकेशन में क्या लिखोगे आप, कॉम्प्लिकेशन में, कॉम्प्लिकेशन का दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो कॉम्प्लिकेशन क्या लिख देना आप कि इसको हेमरेज हो सकता है, हेमरेज है ना, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन लिख देना, ठीक है, बेसिक बेसिक लिख देते हैं अपन, परफोरेशन हो सकता है, और सेप्सिस है ना, सेप्सिस, ठीक है, शॉक, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता तो है ना, ब्लीडिंग, पेन, ठीक है, ये सब का आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा। और ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है, जीआरडी में लिख देना आप, ठीक है, जीआरडी में। और जीआरडी का आपका देखो बैड बैड स्फेगस क्या है, बैड स्फेगस ना, ये आपका ना कुछ नहीं है, एक ये आपका जीआरडी का वो है, कॉम्प्लिकेशन है जीआरडी का, ठीक है, तो इसका उसका सेम ही है, ठीक है। तो आपका जीआरडी में आएगा तो क्या है, होता क्या जीआरडी, बोल देते अपन कि ऊपर जो रिफ्लेक्स करता है वो जीआरडी होता है ना। और क्योंकि लोअर तरफ इसका स्फिंक्टर जो है वो लॉस हो गया, ये है ना, इसका क्या हो गया, लॉस हो गया है, मतलब कि डिसफंक्शन हो गया इसका, ठीक है, जिसके कारण हमको जीआरडी दिखता है। इसमें हमको ट्रैड दिखता है, जो पढ़े अपन ट्रैड है ना। और बाकी और क्या होता है, हो सकता है कि अल्कोहल के कारण हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इस कारण से भी हो सकता है, ठीक है, ओबेसिटी हो गया, ठीक है, ये सब कारण से हो सकता है। और फिर फीचर्स क्या देखा देखा हम लोग को इसमें, जीआरडी में क्या क्या रहता है फीचर्स, तो हमसे तीन ही पढ़े ना, और पढ़ते हैं फीचर्स, देखो क्या लिखा जाएगा आपको, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा आपको, हार्ट बर्न होगा, जो हम उसे पढ़े थे, किसमें पढ़े थे अपन इसको, हार्ट बर्न होगा, हियाटस hernia में पढ़ा था अपन इसको, ठीक है। और आपको डिस्फीजिया भी होगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन होगा, कफ होगा, क्रोनिक कफ होगा आपको, ठीक है। रिगेस्टेशन तो पढ़ी है अपन, वो तो ट्राइड में है ही रिगेस्टेशन, पेन तो है ही है ना, पेन पेन तो लिखना ही है, हेमेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, हेमेटाइटिस हो सकता है, ये हो सकता है, हार्ट बर्न, ये आपका कॉमन जो है लिखना है इसमें, ठीक है, कॉमन जो है इसको लिखना है, ये फीचर्स हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन लिख देना, आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे करोगे आप कि आपको ये का एंडोस्कोपी कर देना, और माइनोमेट्री कर देना, ठीक है, माइनोमेट्री कर देना, और एंडोस्कोपी, यूजर एंडोस्कोपी बायोप्सी कर देना, ठीक है। और माइनोमेट्री जनरल, आपका फिर जनरल में फिर कौन सा ड्रग्स यूज करोगे अवॉइड तो लिखना है, और फिर उसका आपका इंडिकेशन सर्जरी का, और एंडो एंडो वाला पढ़े, एंडोल्यूमिनल, एंडोल्यूमिनल वाला करेंगे अपन, एंडो एंडोल्यूमिनल थेरेपी है ना, एंडोल्यूमिनल थेरेपी, ठीक है, विल्सन को पोस्चर बोलते हैं। और सर्जरी कब 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 करेंगे, इंडिकेशन का लिख देंगे और कॉम्प्लिकेशन लिख देंगे, इतना पर हमारा हो जाए काफ़ी है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया, जीआरडी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये जेंके आर्टिकल नहीं पूछेगा, नहीं आएगा, और प्रोफेसर नहीं पूछेगा, ठीक है, अपर जीआईटी क्या पूछा ये, कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ हमारे इसोफेगस खत्म होता है, ठीक है, इसोफेगस डन हो गया है। नहीं, एक टॉपिक और था, एक टॉपिक और था, क्या था, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम था, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, ठीक है, वो आपको बताना था थोड़ा सा, वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं, इतना इतना जान लो कि प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम जो होता है ना, कहाँ बता, यहाँ बताता हूँ, ठीक है, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम,
इतना रखना कि ये ना आयरन का डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, प्लम सिंड्रोम में क्या होता है कि ना ये आयरन डिफिशियंसी से होता है। कॉमन रहता है ये पेशेंट, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होता है ये। और इसमें ना हमारा मेन ना ईसोफेगस में ना वेब बन जाता है, ईसोफेजियल वेब बन जाता है, ठीक है। वेब्स, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दिखता ही है हम लोग को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और मेनली फीमेल से कॉमन रहता है ये, फीमेल्स में, ठीक है। और इसमें क्या दिखाई देगा हम लोग को, ग्लोसाइटिस, है ना, ग्लोसाइटिस दिखाई देगा। और कोलोनागिया दिखाई देगा, है ना। और फिर इसमें हम लोग को ना स्पिनोमेगाली दिखाई देता है, स्पिनोमेगाली, ठीक है। स्पिनोमेगाली दिखाई देता है, ठीक है। ये सब हमारे फीचर्स होंगे, ठीक है। और फिर ये क्या प्री मैरिनेटेड कंडीशन है, प्री मैरिनेट कंडीशन है, ठीक है। हमको डिस्फेजिया दिखाई देगा, डिस्फेजिया, ठीक है। और इसके ऊपर कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन, बायोप्सी ले लेंगे और इसोफेगोस्कोपी कर देंगे, ठीक है, इसोफेगोस्कोपी कर देंगे और बायोप्सी ले लेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, आयरन दे दो, है ना। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दो, अगर अनीमिया हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ, नहीं तो हुआ ही है ना। और आईवी या फिर आईएम दे दो, है ना, आयरन थेरेपी दे दो। और फिर जो वेब है उसको डायलेट कर दो, डायलेशन ऑफ वेब, ठीक है। बस इतना है, इतने आपका प्लम्बर सिंड्रोम ठीक खत्म हो जाता है। इसके साथ हमारा इस डन होता है। नेक्स्ट अपन कुछ और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट पढ़ेंगे अपन। चलो, थैंक यू।